तो बच्चों सेंटर ऑफ मास को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो पिछली क्लास में हल्का सा रिकॉल करा देता हूं, मैंने यहां तक पढ़ा दिया था आपको। इसका मैंने सेंटर ऑफ मास निकलवा दिया था आपको, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। इसका सेंटर ऑफ मास निकलवा दिया था मैंने आपको। इसका सेंटर ऑफ मास इस सिमेट्री वाली एक्सेस पर आया था और मास पर डिपेंड नहीं कर रहा था। अगर इसका रेडियस आर है तो इसका जो सेंटर ऑफ मास आया था Cm, यहां से सिमेट्री वाली एक्सेस पर R इक्वल टू, बताइए क्या आया था। ध्यान रखना ये एंगल कितना था, टोटल एंगल थीटा था। अगर टोटल एंगल थीटा था तो R का फॉर्मूला आया था R इंटू साइन थीटा बाई 2 अपॉन थीटा बाई 2। ये फॉर्मूला इसका निकल के आया। आप लोगों को सबको याद होगा, इसका ये फॉर्मूला निकल के आया था सेंटर ऑफ मास का। ठीक है, एक चाहे तो एक क्वेश्चन और कर लीजिए इस पर, या चलिए आगे हम सेक्टर ऑफ द डिस्क को कवर कर देते हैं। लेकिन ये फॉर्मूला याद होना चाहिए कि सेंटर मास की ये पोजीशन आई थी, फिर इसी को हमने याद करो सेमी सर्कुलर रिंग में कैलकुलेट करवाया था। तो सेमी सर्कुलर रिंग का सेंटर मास यहाँ गया था, ये सेंटर मास यहाँ से आर है, इसका रेडियस आर है। लेकिन इसमें ये थीटा बाई 2 क्या होता था, हाफ ऑफ द टोटल एंगल। ये होता था थीटा बाई 2 और इधर भी होता था ये थीटा बाई 2। तो यहाँ पर थीटा बाई 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताइए, पाई बाई 2 आ जाएगी। तो आर साइन ऑफ, याद रखना आधा एंगल अब पाई बाई 2 है यहाँ पर, तो पाई बाई 2 और नीचे आ जाएगा पाई बाई 2। तो ये आ जाता था 2r अपॉन पाई। ये भी मैंने आपसे बोला था कि अलग से याद रखना, एक सेमी सर्कुलर रिंग का जो सेंटर मास होता है वो 2r अपॉन पाई पर जाता है। अब जरा हम डिस्क वाले केसेस को कवर करते हैं। तो डिस्क, अब सबसे पहले तो इसमें बात वही आती है कि डिस्क में आखिर एलिमेंट कैसे लिया जाता है। तो पहले मैं आपको एलिमेंट लेना सिखाता हूं। तो आप लिखिए हाउ टू कंसीडर, हाउ टू कंसीडर डिफरेंशियल एलिमेंट इन अ डिस्क। और अगर या तो डिस्क हो या डिस्क का कोई पोर्शन हो, जैसे आधी डिस्क हो या सेक्टर हो डिस्क का, तो डिस्क या डिस्क का कोई पोर्शन सबके लिए सेम ही कंसेप्ट रहता है, डिस्क और पार्ट ऑफ द डिस्क। पार्ट ऑफ द डिस्क में सेमी सर्कुलर डिस्क ये आ जाएगी, इसमें सेक्टर ऑफ द डिस्क आ जाएगा, ये सब आ जाएगा। तो आपको मैं समझा देता हूं, जैसे ये डिस्क है, ये डिस्क है। थिकनेस डिस्क की अब मानते नहीं बेटा, ठीक है, डिस्क की थिकनेस मानते नहीं है। रेडियस आर है, मास है, तो इसके लिए सिग्मा डिफाइन होगा, कितना होगा, एम अपॉन पाई आर स्क्वायर। सिग्मा डिफाइन होगा एम अपॉन पाई आर स्क्वायर। अब मैं इसका टॉप व्यू ले रहा हूं, यहां पर टॉप व्यू। तो टॉप व्यू डिस्क का आपको कुछ ऐसा दिखेगा, इस तरीके से दिखेगा। डिस्क का टॉप व्यू ऐसे दिखेगा। अब देखिए जितने भी एलिमेंट होते हैं सब कहीं ना कहीं नेचर से ही उठाए गए। तो अगर एक डिस्क का मुझे फॉर्मेशन करना है तो बताइए किस तरीके से करेंगे। देखिए डिस्क का फॉर्मेशन मैं ऐसे कर सकता हूं, ध्यान से देखो। मैं यहां पे एक छोटा सा पॉइंट ले लूं, फिर इसके ऊपर एक चूड़ी ले लूं। मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूं, जैसे मैं इसके ऊपर एक चूड़ी ले लेता हूं, ये चूड़ी ले ली मैंने एक, फिर इसके ऊपर मैंने किसी और कलर की चूड़ी ले ली, ये चूड़ी ले ली,
फिर मैंने इसके ऊपर मान ली ये चूड़ी ले ली, ध्यान से देखना फील हो जाएगा आपको। फिर मान लीजिए मैंने इसके ऊपर एक ये चूड़ी ले ली, चूड़ी की थिकनेस बहुत छोटी थिकनेस है। फिर मान लीजिए मैंने इसके ऊपर एक चूड़ी और ले ली। शायद आप समझ रहे होंगे, इस तरीके से मैं इसके ऊपर चूड़ी के ऊपर चूड़ी के ऊपर चूड़ी चढ़ाता चला हो जाऊंगा तो फाइनली क्या कवर कंप्लीट हो जाएगी, एक डिस्क। फाइनली क्या कंप्लीट हो जाएगी, एक डिस्क। चूड़ी के ऊपर चूड़ी के ऊपर चूड़ी के ऊपर चूड़ी चढ़ाता चला जाऊं, शायद आपको फील आ रहा होगा। भैया यही फीलिंग है भाई, सब्जेक्ट की फील हो जाए उतना ही बढ़िया है। इस तरीके से मैं चूड़ी के ऊपर चूड़ी चढ़ाता चला जाऊं, चूड़ी के ऊपर चूड़ी के ऊपर चूड़ी। अब आप समझ गए होंगे। तो इसमें से जो एक चूड़ी हम कोई ले रहे हैं जनरल, जैसे हमने यहां से यहां पे जाके इस चूड़ी को लिया, मान लो आर पे जाके डी आर की थिकनेस ये चूड़ी ली, तो इस चूड़ी को हमने बाहर निकाला। मान लो ये देखो, ये एक चूड़ी ले ली, ये एक चूड़ी ले ली। उसको कहने का तरीका होता है आर पे जाके डी आर की थिकनेस। तो ये जो चूड़ी होगी एक, ये जो चूड़ी होगी यहाँ पे, ये जो चूड़ी होगी ये कहलाता है डिफरेंशियल एलिमेंट, डिफरेंशियल एलिमेंट ऑफ द डिस्क। दिस इज कॉल्ड डिफरेंशियल एलिमेंट ऑफ द डिस्क। तो आपको मैंने थोड़ा सा फील कराने की कोशिश की कि आखिर डिस्क के केस में एक डिफरेंशियल एलिमेंट किस तरीके से लिया जाता है। तो वो चूड़ी के ऊपर चूड़ी के ऊपर चूड़ी, तो इसको बोलने का तरीका होता है आर पे जाके डी आर की थिकनेस का एक रिंग ले ली। तो ये क्या है, आर पे जाके डी आर की थिकनेस की रिंग एक डिस्क का एक क्या होता है, डिफरेंशियल एलिमेंट होता है। एकदम ये याद होना चाहिए अब आपको, ठीक है। चलिए मैं कुछ कैलकुलेशन करके दिखाता हूं। जैसे इसका मैं टॉप व्यू ले रहा हूं, ये डिस्क है, ठीक। अब इसका मान लीजिए सिग्मा वेरिएबल दे दिया, ये दे दिया सिग्मा नॉट आर, और इसका रेडियस आर है। अब आपसे पूछा है इसमें फाइंड द मास ऑफ द डिस्क, फाइंड द मास ऑफ द डिस्क। ये सब यार कंसेप्ट आप यहीं पे मौजूद कर लो, आगे इलेक्ट्रो में आपको बहुत जरूरत पड़ेगी इन सब चीजों की। फाइंड द मास ऑफ द डिस्क। तो अब इसमें हम एक एलिमेंट लेंगे, एलिमेंट लेने का तरीका मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर आप एक ये इस तरीके से एक डिस्क लेंगे, सॉरी रिंग लेंगे, एक रिंग आपने ये ली, यहाँ पे जो रिंग लिया आपने ये ली आर पे जाके डी आर की थिकनेस की रिंग, ठीक। ये इसका डिफरेंशियल एलिमेंट है, ये इसका डिफरेंशियल एलिमेंट है। ये मैथमेटिक्स सीख लोगे तो आगे जीवन में बहुत प्रसन्न रहोगे। डिफरेंशियल एलिमेंट ऑफ द डिस्क, और इसका नाम है रिंग। क्या नाम है, एक रिंग। अब इसका हमें एरिया निकालना होता है, एरिया। तो इस एरिया को निकालने के तीन तरीके होते हैं, मतलब क्योंकि अगर इसका आप डीएम लिखेंगे छोटा सा मास, तो भाई इसका लिखा जाएगा सिग्मा इंटू डी ए। तो सिग्मा तो आपको दिया है सिग्मा नॉट आर, पर आपको डिफरेंशियल एरिया तो इसका फाइंड आउट करना होगा। तो तीन मेथड होते हैं। तो टू फाइंड डी ए, टू फाइंड डी ए। तो पहला मेथड है इसको एक्सपेंड कर दो, कट एंड एक्सपेंड, यही सबसे ज्यादा यूज होता है। तो कट करके जब एक्सपेंड करोगे इसको, तो बताइए इस एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप बनेगी। अगर इसका रेडियस आर है और डी आर की थिकनेस बहुत ही कम है, तो बताइए टोटल लेंथ कितना आ जाएगा इसका, यहां से तक टोटल लेंथ आ जाएगा बेटा इसका 2 पाई आर, और इसकी जो थिकनेस आ जाएगी ये आ जाएगी डी आर। तो इसका जो डी ए हो जाएगा, ये डी ए हो जाएगा 2 पाई आर डी आर, और ये सबसे अच्छा मेथड है, इसी को आप फॉलो करें। दूसरा मेथड क्या होता है कि आप इसका एरिया लिख लो, इतने पोर्शन का एरिया लिख लो। तो बताइए कितना आएगा, पाई आर स्क्वायर। अब हमने अगर आर
आर को डी आर से इंक्रीज किया है, तो जो आर और डी आर के बीच में रहा वही तो डी ए है, तो इसको डिफरेंशिएट कर दो, तो डी ए इक्वल टू पाई और आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2r, और या डी अपॉन डी आर कर दो, डी अपॉन आर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, तो डी अपॉन डी आर इक्वल टू पाई इंटू 2r। तो बताइए डी ए इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 2 पाई आर डी आर। ये इसका मेथड 2 होता है, ठीक है, ये मेथड 2 होता है, ये भी कहीं भी लगाया जा सकता है, ये भी एक अच्छा मेथड है। और तीसरा मेथड होता है कि आर प्लस डी आर के रेडियस में से आप आर के रेडियस का एरिया डिक्रीज कर दो, घटा दो, ठीक है। तो ये मेथड भी मैं निकाल के दिखा देता हूं, फिर आगे से मैं नहीं निकलवाऊंगा, ठीक है, ये भी मैं निकलवा के दिखा देता हूं। इसको ऊपर शिफ्ट कर देता हूं। थर्ड मेथड होता है, तीसरा मेथड डी ए इक्वल टू, बताइए क्या होगा पाई आर प्लस डी आर की, जो पाई आर प्लस डी आर की रेडियस की जो डिस्क है उसमें से कितना एरिया घटा दो, आर के रेडियस का एरिया घटा दीजिए, तो माइनस पाई आर स्क्वायर, ये कर दीजिए। तो डी ए इक्वल टू, अब इसको स्क्वायर को खोल दीजिए, तो ये आ जाएगा पाई आर स्क्वायर प्लस पाई डी आर का स्क्वायर प्लस 2 पाई आर डी आर और माइनस पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर गया। अब एक मैथमेटिक्स में नियम है कि ये जो डी आर होता है ये बहुत ही स्मॉल होता है, 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, बहुत ही स्मॉल होता है। और डी आर का स्क्वायर होगा, बताइए वो होगा अगर डी आर 10 टू द पावर माइनस 6 के ऑर्डर का है, तो डी आर का स्क्वायर होगा 10 टू द पावर माइनस 12। तो डी आर का जो स्क्वायर होगा ये इतना छोटा टर्म होगा कि ये 2 पाई या डी आर में जुड़ने में शर्मा जाएगा, इसलिए मैं इसको क्या कर दूंगा लगभग 0। तो अब आप देखिए जो डी ए की वैल्यू आ गई है, कितनी आ गई बेटा 2 पाई आर और डी आर। तो ये 3 मेथड से डी ए फाइंड आउट किया जाता है। इसमें भी ये बेसिक मेथड है, आप लोगों के लिए बेसिक मैथमेटिक्स में कवर होता है, पर जो भी कैलकुलस वाला पार्ट यूज होना है फिजिक्स में वो मैं यहीं पे सिखा देता हूँ, एलिमेंट वाला मेथड। तो मैंने तीनों तरीके से आपको ये डिफरेंशियल एरिया डी ए निकालना सिखा दिया है। अगर ये आ गया तो वैसे ये मेथड सबसे अच्छा है, कट एंड एक्सपेंड वाला। तो 2 पाई आर डी आर आप ये यूज करें और इसमें आराम से कैलकुलेशन करें। चलिए हम इसका टोटल मास फाइंड आउट कर देते हैं। तो अब कुछ है नहीं, देखिए ये डिस्क था, ये डिस्क था, ठीक। आपने यहां पे एलिमेंट ले लिया, आर पे जाके डी आर की थिकनेस का, ठीक। इसका सिग्मा वेरिएबल दिया हुआ था, सिग्मा नॉट इंटू आर। तो अब आप बताइए इस डिफरेंशियल एलिमेंट का जो डीएम हो जाएगा ये कितना हो जाएगा सिग्मा इंटू डी ए। तो डीएम इक्वल टू सिग्मा की वैल्यू कितनी दी है बेटा सिग्मा नॉट आर, और डी अभी अभी आपने निकाला है, कितना होगा बताइए बेटा 2 पाई आर डी आर। और टोटल मास के लिए डीएम को क्या कर देंगे इंटीग्रेट कर देंगे, तो ये आ जाएगा 2 पाई सिग्मा नॉट इंटीग्रेशन में आएगा आर स्क्वायर डी आर। अब बताइए आपको पूरी डिस्क को कवर करना है, पूरी डिस्क को कवर करना है, तो बताइए इस एलिमेंट को मैं कहां से कहां तक कवर करा दूं, पूरी डिस्क को आपको कवर करना है। तो इस एलिमेंट को देखिए मैं कभी यहाँ ले जाऊं, यहाँ से लेके यहाँ तक कवर करा दूं। जब मैं यहाँ इस एलिमेंट को यहाँ पे रखूंगा तो इतने पोर्शन को कवर करेगा, जब बढ़ा दूंगा तो इतने पोर्शन को कवर करेगा, यहाँ रखूंगा तो इतने पोर्शन को कवर करेगा, और यहाँ रखूंगा तो इतने पोर्शन को कवर करेगा, और मैं यहाँ पे रखूंगा तो पूरी डिस्क मेरी कवर हो जाएगी इस तरीके से। तो इस आर को मैं 0 से कैपिटल आर में अगर वेरी कराऊंगा तो पूरा डिस्क मेरा कवर हो जाएगा। यहाँ पर बात क्लियर हुई, तो पूरा डिस्क मेरा कवर हो जाएगा। तो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन जाएगा 0 से आर। तो ये जो मास आ जाएगा 2 पाई सिग्मा नॉट आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन बताइए आर क्यू आई 3 लिमिट 0 से आर। तो ये जो m आ जाएगा 2 पाई सिग्मा नॉट, ये आ जाएगा आर क्यू बाई 3। तो बताइए मास आ गया 2 पाई सिग्मा नॉट आर क्यू बाई 3। दिस इज द मास ऑफ द डिस्क। अभी मैं और भी कॉन्सेप्ट बताता हूं जिससे कि आपको आगे समस्या नहीं आएंगी भैया। आगे ये सब आप सीख लो कि डिस्क का मास इस तरीके से निकालेंगे, फिर सेंट्रो मास कैसे निकालेंगे, क्या निकालेंगे, ये पूरा मैं कवर करता हूं। जैसे एक एनुलर डिस्क का केस होता है, एनुलर डिस्क,
एनुलर डिस्क का में क्या होता है बेटा, जैसे मैंने ये ऑब्लिक व्यू बनाया इसका, तो यहां पे एक अंदर से कुछ पोर्शन रिमूव होता है इस तरीके से, तो ये एनुलर डिस्क है, ये एनुलर डिस्क, यहां पे ये रेडियस ए है और मान लो ये है 2a, और फिर से सिग्मा दिया हुआ है सिग्मा नॉट आर। अब यहां तो कोई मास है नहीं, तो इतने पोर्शन में मास है, तो फाइंड द मास ऑफ द डिस्क, अगेन कैलकुलेशन। इस क्वेश्चन को देने का मेरा एम यह है कि आपको एनुलर डिस्क में इंटीग्रेशन क्लियर होने लगेंगे। तो फाइंड द मास ऑफ द डिस्क, डिस्क का मास कैलकुलेट करना है। तो फिर से मैं इसका टॉप व्यू बनाता हूं, टॉप व्यू। तो टॉप व्यू जब आप इसका देखेंगे इस तरीके से बना लीजिए, और एनुलर डिस्क है, तो ये यहां पे इतने पोर्शन में मास है, ये यहां से यहां तक, ये यहां से, ये रेडियस कितना दिया आपको a, और ये कितना दिया है 2a, तो इतने पोर्शन में बेटा मास है यहां, ठीक है। अब जो एलिमेंट कट करेंगे, एलिमेंट जो कट करेंगे, अब ये एलिमेंट यहां पे कट होगा, चलिए मैं हाथ से कट कर देता हूं। ये जो एलिमेंट कट करेंगे, यहां पे जाके मैंने कट किया, ये आर पे जाके डी आर की थिकनेस का एक एलिमेंट मैंने लिया, यहां से ये आर और ये डी आर, ये जो एलिमेंट है ये, अब इसका एरिया लिखना तो अब आपको आता ही है, डी ए कितना होगा बताइए, याद हो जाता है बच्चों को 2 पाई आर और डी आर, 2 पाई आर डी आर। इसमें डीएम कितना हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा सिग्मा इंटू डी ए, तो डीएम इक्वल टू सिग्मा कितना दिया है, सिग्मा फिर से वही सिग्मा नोट आर दिया है, हो सकता है कोई और फंक्शन भी दिया हो, पर फिलहाल मैंने यही ले लिया है, और डी ए कितना हो जाएगा 2 पाई आर और डी आर। तो ये जो m का मास होगा टोटल, या 2 पाई सिग्मा नोट तो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन में आ जाएगा आर स्क्वायर डी आर। अब यहाँ पे मैं आपको लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन सिखाना चाहता हूँ, मेन वही है। इस बार बताइए डिस्क कहाँ से कहाँ तक कवर होगा, क्या मैं यहाँ से लेके ए से लेके 2a तक इंटीग्रेट करना पसंद करूंगा, तभी तो डिस्क कवर होगी, क्यों, डिस्क में जो मास है वो a से 2a में मास है बेटा, केवल a से 2a में, तो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन जो जाएगा वो a से लेके 2a तक जाएगा, तो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन जो जाएगा वो a से लेके 2a तक जाएगा बेटा। तो जो m का मास हो जाएगा 2 पाई सिग्मा नोट, बताइए इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा, r³ a से लेके 2a में लिमिट पुट कर देंगे, तो m आ जाएगा 2 पाई सिग्मा नोट डिवाइडेड बाई 3 बार ले लो, और ये आ जाएगा 8a³ माइनस a³, तो ये जो m टोटल मास आ जाएगा 2 पाई सिग्मा नोट 7a³ डिवाइडेड बाई 3, ये इसका टोटल मास ऑफ द डिस्क आ जाएगा। तो आपको बेसिक मेरा मोटिव ये था कि आपको डिस्क के केस में इंटीग्रेशन करना आ जाना चाहिए, ठीक है, डिस्क के केस में इंटीग्रेशन करना आ जाना चाहिए। अब मान लीजिए हम सेमी सर्कुलर डिस्क का सेंटर ऑफ मास निकालते हैं, तो सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी सर्कुलर डिस्क, सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी सर्कुलर डिस्क, तो सेमी सर्कुलर डिस्क ये आ जाएगी आदि, ये सेमी सर्कुलर डिस्क हो गई। अब मान लीजिए इसका मास m है, तो सिग्मा डिफाइन होगा मास अपॉन पाई r² बाई 2, इसको बाद में पुट करना, अभी रहने दो शुरुआत में, अभी नहीं पुट करना। अब देखिए एलिमेंट लेना मैंने आपको सिखा दिया, यहाँ पर r पे जाके dr की थिकनेस की क्या लेंगे, एक रिंग लेंगे, ये रिंग लेंगे आप, ठीक, r पे जाके dr की थिकनेस की रिंग, r पे जाके dr, ये मेरा डिफरेंशियल एलिमेंट है। अब बताइए सिमेट्री से एक बात तो मैं कह सकता हूं, आप भी कह सकते हैं कि जो सेंटर ऑफ मास होगा, क्या बताइए वो वाई एक्सिस के अबाउट इसके मूवमेंट बैलेंस करेंगे। ये अगर एक्स एक्सिस है तो वाई एक्सिस के अबाउट मूवमेंट बैलेंस कर रहे हैं, जितना मास इधर है उतना ही मास इधर है, और सेम पोजीशन पर है, तो मास के मूवमेंट क्या करेंगे, बैलेंस। तो एक्सीएम तो बताइए, एक्सीएम तो क्या आ जाएगा बेटा, 0 आ जाएगा, बाई मूवमेंट बैलेंस, आप ये इसको कह सकते हो बाई मूवमेंट बैलेंस।
तो मोमेंट बैलेंस से सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट तो क्या आ जाएगा 0, जो भी आएगा YCM आएगा। पर ये मेरा जो एलिमेंट है बताइए, इसका सेंटर मास यहाँ कहीं होगा बेटा, यहाँ कहीं सेंटर मास होगा। ये कितनी डिस्टेंस होगी बताइए, ये होगी 2r/π। या देखो इसमें गलती हो जाती है, ध्यान रखना, ये जो एलिमेंट आपने लिया है इसका सेंटर मास r के डिस्टेंस पे नहीं है, इस एलिमेंट का सेंटर मास कितना होगा 2r/π, क्योंकि ये तो एक रिंग है ना, एक क्या है डिफरेंशियल रिंग है, और डिफरेंशियल रिंग का सेंटर मास कहाँ होता है, उसके रेडियस का 2/π टाइम्स होता है। तो मैं सीधे सीधे केवल यहां पर YCM के कैलकुलेशन करता हूं। तो क्या डेफिनेशन थी बताइए, YDM डिवाइडेड बाई DM। अब यहां से और अच्छे से क्लियर होगा, Y क्या होता था बताइए, Y होता था DM के CM का Y कोऑर्डिनेट, ये होता था DM के CM का Y कोऑर्डिनेट होता था। तो यहां पर Y की वैल्यू R नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो डिफरेंशियल एलिमेंट मैंने DM लिया ये, इसका सेंटर मास 2r/π पर है, इसलिए YCM इक्वल टू Y की जगह कितना पुट होगा 2r/π, और DM बताइए इसका डिफरेंशियल मास कितना होगा, ये हो जाएगा सिग्मा इंटू, बताइए कंप्लीट होता तो 2πr/dr, इसकी सरकमफ्रेंस कितनी हो जाएगी यहां से यहां तक πr होगी, क्योंकि कंप्लीट होता तो 2πr, तो आधे का कितना हुआ πr, और थिकनेस कितनी है dr, तो ये हो जाएगा πr और dr, ये हो जाएगा इसका डिफरेंशियल मास। तो ये आ जाएगा सिग्मा पाई r और dr, और नीचे तो DM को इंटीग्रेट करोगे तो इसका टोटल मास ही बनेगा, जिसकी वैल्यू आप बाद में पुट कर देना, तो ये आ जाएगा टोटल मास। पाई से पाई कैंसिल हो जाता है, जो कांस्टेंट हो वो इंटीग्रेशन से बाहर ले लो, तो मेरे हिसाब से 2 σ/m बाहर आ रहा है, और इंटीग्रेशन के अंदर आएगा r² dr। अब बताइए कंप्लीट हाफ डिस्क को कवर करने के लिए r को मैं कहां से कहां तक वेरी करा दूं, तो 0 से r, तो देखिए आपको लिमिट डालना है, यहां पर आ गया, तो 0 से r में इसको क्या कर दो इंटीग्रेट कर दो, 0 से r में इंटीग्रेट करोगे तो ये आएगा 2 σ/m, और r² का इंटीग्रेशन आएगा बेटा r³/3, लिमिट 0 से r, लिमिट पुट कर दीजिए इसमें, तो YCM इक्वल टू 2 σ/m, और जब स्मॉल r की जगह कैपिटल R लिखोगे तो ये आ जाएगा कैपिटल R³/3, तो ये आ जाएगा 2r³/3m इंटू सिग्मा, सिग्मा की वैल्यू अब पुट करिए, क्या थी बताइए 2m/πr², m से m कैंसिल होता है, और ये एक r² से r बचेगा, तो ये आ जाता है बेटा 4r/3π। तो ये बेटा आपको याद होना चाहिए कि एक सेमी सर्कुलर हाफ डिस्क का सेंटर मास 4r/3π पर होता है उसके इस वाले सिमेट्री वाले पॉइंट से, तो 4r/3π, तो याद होना चाहिए ये पॉइंट। तो याद करने वाला पॉइंट ये आ गया कि अगर ये किसी भी तरीके की डिस्क है, कहीं भी रखी हुई है, और ये इसका सिमेट्री वाला एक्सिस है, ये इसका सिमेट्री वाला एक्सिस है, तो एक तो मास पर डिपेंड नहीं कर रहा है सेंटर मास, दिमाग में सेट कर लेना, तो जो सेंटर मास की पोजीशन आएगी वो ये आएगी सेंटर मास, और यहाँ से कितना आएगा, अगर इसका रेडियस r है तो ये स्मॉल r आएगा, और स्मॉल r इक्वल टू 4r/3π। इसमें कोई भी चांस नहीं है कि आप इसको याद ना करें, मस्ट बी रिमेंबर्ड, रट्टा मारो इसका, एकदम रट्टा रट्टा मारना भैया, एकदम रट्टा मार लो इसको, ठीक है। अब मान लीजिए एक सेक्टर दिया हो, उसका सेंटर मास कैसे फाइंड आउट करेंगे उसको भी देख लेते हैं। तो सेंटर मास ऑफ सेक्टर ऑफ अ डिस्क, एक डिस्क के सेक्टर का सेंटर ऑफ मास, तो बताइए डिस्क के सेक्टर का सेंटर ऑफ मास, सेक्टर इस तरीके से होगा, ये यहां पे सेक्टर लिया आपने, ठीक, ये सेक्टर लिया आपने, इसका मास आप m लिख दीजिए, आप सिग्मा ले लीजिए, बाद में पुट कर देना वैल्यू,
क्योंकि मास पे डिपेंड ही नहीं किया था, तो यहाँ पर भी कुछ ऐसे कैलकुलेशन आएंगे कि शायद मास पे डिपेंड ना करे, पर फिर भी देखते हैं। ये टोटल एंगल मान लीजिए थीटा दिया हुआ है, कितना दिया है, थीटा। तो अब यहाँ पे एलिमेंट लेने का तरीका तो वही होगा बेटा, आर पे जाके डी आर की थिकनेस का ये एलिमेंट लेंगे, ये एलिमेंट लेंगे, ये मेरा एलिमेंट होगा। अब ये एलिमेंट होगा तो इस एलिमेंट का सेंटर मास आपको लोकेट करना पड़ेगा, ये सिमेट्री वाली लाइन, ये यहां पर मेरा एलिमेंट हो गया। एलिमेंट का मतलब ही डिफरेंशियल एलिमेंट होता है। यहां से इसका रेडियस आर पे जाके डी आर की थिकनेस। अब याद करो इस एलिमेंट का सेंटर मास मैंने आपको क्या समझाया था कि अगर इसका रेडियस आर है तो सिमेट्री वाली लाइन पर ये टोटल एंगल थीटा है, तो याद करो ये जो सेंटर मास आया था सी एम, यहां से ये डिस्टेंस आई थी, मान लो वाई है ये, तो वाई की वैल्यू कितनी थी बताइए, आर इंटू साइन थीटा बाई 2 अपॉन थीटा बाई 2। इसमें नोट करने वाली बात है, क्योंकि इस एलिमेंट का रेडियस आर है तो सेंटर मास इसका आर पर नहीं होगा, यहाँ कहीं होगा। तो मान लीजिए ये मैं वाई कोऑर्डिनेट मान लेता हूँ, क्योंकि वाई एक्सिस के अबाउट मूवमेंट बैलेंस होंगे, तो सेंटर मास का केवल कौन सा कोऑर्डिनेट निकलेगा, वाई कोऑर्डिनेट ही निकलेगा बेटा, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट नहीं आएगा। ये वाली बात मैं कई बार से बता रहा हूं, तो मैंने अब की बार एक्सप्लेन नहीं किया। वाई एक्सिस के अबाउट सारे मूवमेंट क्या करेंगे, बैलेंस, तो केवल वाई सी एम निकलेगा, एक्स सी एम तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और इस एलिमेंट का जो सेंटर मास होगा वो इतने डिस्टेंस पर होगा। अब इसका डीएम लिखना पड़ेगा, डीएम आपको, तो डीएम आ जाएगा इसका सिग्मा इंटू डीए। सिग्मा की वैल्यू आखिरी में पुट कर देना, लेकिन डीए आपको पुट करना पड़ेगा। तो डीए पुट करने के लिए एक बात बताइए, यहाँ पे थीटा का एंगल है, आर का रेडियस है, तो यहां से यहां तक लेंथ कितना हो जाएगा, इसका लेंथ आ जाएगा क्या, थीटा इंटू आर आ जाएगा, क्योंकि आर का अपॉन रेडियस लगाओगे तो लेंथ आ जाएगा आर का अपॉन रेडियस इक्वल टू थीटा, तो लेंथ इक्वल टू थीटा आर। टोटल आर का एंगल यहाँ पे कितना दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है। तो डीए कितना आ जाएगा बताइए, इस कितने पोर्शन का, डी आ जाएगा, डी आर की थिकनेस है तो थीटा आर इंटू डी आर, तो डीए की वैल्यू ये आ गई। तो यहाँ पर बताइए जो डीएम आ जाएगा सिग्मा इंटू डीए, सिग्मा इंटू डीए, डीए की वैल्यू कितनी होगी बेटा, थीटा आर और डी आर, ठीक है। ये डीएम का डिफरेंशियल मास आ गया। अब वाई सी एम लिख दीजिए आप इसका, तो वाई सी एम इक्वल टू, बताइए क्या था फॉर्मूला, वाई डी एम, नीचे आएगा डीएम, वाई सी एम इक्वल टू, तो ये था डीएम के सीएम का वाई कोऑर्डिनेट। तो जो आपने डिफरेंशियल एलिमेंट ये लिया है, इसका सेंटर मास कितने डिस्टेंस पर है बताइए, ये आपने लिखा है आर साइन थीटा बाई 2 अपॉन थीटा बाई 2, लेकिन ये कांस्टेंट है, ध्यान रखना, क्योंकि इसमें कोई इंटीग्रेशन नहीं लगेगा। तो चाहो तो आप इसको कांस्टेंट के मान के चलो, आखिरी में पुट कर देना इसमें, ये भी सब स्मार्ट तरीके होते हैं। तो वाई की वैल्यू कितना लिख दें, के आर, और डीएम की वैल्यू कितनी लिख दें बताइए, सिग्मा थीटा आर और डी आर, क्यों थीटा तो जितने भी आर इसमें आप ले सबके लिए सेम ही आएगा, केवल वेरिएबल आर है, आर इज द ओनली वेरिएबल। और डीएम को इंटीग्रेट करोगे तो क्या बनेगा, एम बनेगा। और अब इसको आप इंटीग्रेट कर दो, बताइए लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन कहां से कहां तक आ जाएगा, 0 से आर, तो वाई सी एम इक्वल टू, इसमें से बाहर निकाल लीजिए सिग्मा के थीटा अपॉन एम, ये सब आर आ गए, और अंदर बच गया मेरे हिसाब से आर स्क्वायर डी आर। इसको इंटीग्रेट करना होगा आपको 0 से आर में, क्योंकि सिग्मा थीटा, थीटा भी कांस्टेंट है, सिग्मा भी कांस्टेंट है, के मैंने एक साइन थीटा बाई 2 अपॉन थीटा बाई 2 कांस्टेंट माना है, नीचे मास ये भी कांस्टेंट है, ये आ गया इंटीग्रेशन। तो वाई सी एम इक्वल टू, ये आ जाएगा सिग्मा के थीटा अपॉन एम इंटू, इसका इंटीग्रेशन आएगा आर क्यू बाई 3। अब इसमें जो वैल्यू है वो पुट कर लेंगे हम, आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होगा, आर क्यू बाई 3, लिमिट पुट करोगे तो आर क्यू बाई 3। अब इसमें सिग्मा की भी वैल्यू पुट करेंगे, के की वैल्यू पुट करेंगे, और इसी में हमारा आंसर आ जाएगा। सब वैल्यूज पुट करते हैं इसमें, आराम से सारी वैल्यूज पुट करते हैं बेटा, सारी वैल्यूज पुट करते हैं। सबसे पहले सिग्मा बताओ, सिग्मा अगर दिया है तो मास बताओ। आप बताओ एक सेक्टर का एरिया कितना होता है, ये अगर सेक्टर होता है, यहाँ पे थीटा का एंगल बनता है, इसका एरिया कितना होता है बेटा, ऐसे सोच लिया करो कि अगर 2 पाई का एरिया होता, तो 2 पाई का एरिया होता तो एरिया कितना होता, पाई आर स्क्वायर। तो ये कितने एंगल में, 2 पाई एंगल में, तो थीटा में कितना हो जाएगा, थीटा से मल्टीप्लाई कर दो, तो एरिया आ जाता है हाफ थीटा आर स्क्वायर, ठीक है, इसका एरिया ये आ जाता है।
तो एरिया इतना आ गया, सिग्मा दिया हुआ है, तो आप एरिया से मल्टीप्लाई कर दो तो मास आ जाएगा, तो आप मास की वैल्यू लिख दो तो सिग्मा कैंसिल हो जाएगा, बात एक ही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सिग्मा के की वैल्यू कितनी लिखोगे बताइए, ये आ जाएगी साइन थीटा बाई 2 अपॉन थीटा बाई 2, ये आ गई, इनटू यहाँ पर थीटा आएगा, और मास कितना आ जाएगा बताइए, मास आ जाएगा सिग्मा इंटू ए कितना है बताइए, हाफ थीटा आर स्क्वायर। तो देखो थीटा से थीटा कैंसिल हो गया, सिग्मा से सिग्मा चला गया, ठीक है, और इंटू कितना आ जाएगा बेटे बेटा, आर क्यू बाई 3 आएगा। इसको जरा सॉल्व करके देखो कितना आ रहा है, इसको सॉल्व करके देखो कितना आ रहा है आराम से। तो यहाँ पर ये जो YCM आ जाएगा, ये आ रहा है मेरे और आपके हिसाब से, देखिए इसको तो टर्म को एज इट इज रखो, और आर स्क्वायर से आर क्यू में आर जाएगा, और ये आ जाएगा, और एक 2 ये है, तो 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई होगा 4, देखना 4r पॉन नहीं 4 नहीं, 4 नीचे आएगा, नहीं 4 ऊपर जाएगा, सही है, यह आएगा देखिए 4r पॉन 3 थीटा और साइन ऑफ थीटा बाई 2, थीटा यहाँ मत रखो, थीटा यहाँ ना रखो, यह आएगा आपका, इसमें वैल्यू पुट करो, अब सीधे सीधे लिख लो ना, यह आ जाएगा आर क्यू बाई 3, एक मिनट, यह आ जाएगा आर क्यू बाई 3 और डिवाइडेड बाई 1/2 आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा बाई 2 अपॉन थीटा बाई 2, ये आ रहा है ना सीधे सीधे। तो कितना बन के आ गया, थीटा बाई 2 को वहीं रहने दो, तो ये आ जाएगा YCM इक्वल टू 2r/3 और साइन ऑफ थीटा बाई 2, ये इसके साथ नहीं आएगा, एक मिनट, थीटा बाई 2 अपॉन थीटा बाई 2, ये याद कर लीजिए, ये याद होना चाहिए आपको, मस्ट बी रिमेंबर्ड। ये हर हालत में बेटा याद होना चाहिए। तो एक डिस्क के सेक्टर का जो सेंटर मास होता है वो 2r/3 ये फैक्टर याद कर लेना, 2r/3, ये तो रिंग वाला ही है, साइन थीटा बाई 2 अपॉन थीटा बाई 2। हालांकि इसमें भी मैं एक लॉजिक बताऊंगा कि 2r/3 कैसे सोचा जाता है, ये भी सोचना मैं आपको सिखा दूंगा, थोड़ा सा आगे तो बढ़ो, ये भी सिखा दूंगा, ठीक है। तो अब आपने ये याद कर लेना है, कोई भी सेक्टर है, डिस्क का ये सिमेट्री वाली लाइन, ये सिमेट्री वाली लाइन, रेडियस आर, ये टोटल एंगल थीटा, तो जो सेंटर ऑफ मास जाएगा इस लाइन पे जाएगा पहले तो, और ये जो आर होगा, आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2r/3 इंटू साइन थीटा बाई 2 अपॉन थीटा बाई 2, ये याद होना चाहिए। यहाँ पे थीटा बाई 2 हाफ ऑफ द टोटल एंगल है। जैसे ये कंप्लीट डिस्क होती, मान लीजिए ये कंप्लीट डिस्क होती, अब बताइए अगर ये सिमेट्री वाली लाइन है वाई एक्सेस, ये एक्स एक्सेस, तो सेंटर ऑफ मास जो जाता बताइए, अब की बार जो थीटा बाई 2 हो जाता, ये भी π/2 होता और ये भी π/2 होता, तो सेंटर ऑफ मास यहाँ पे जाता कि नहीं जाता। तो अगर ये डिस्टेंस यहाँ पे r है तो r को कितना लिखते बताइए, 2r/3 इंटू साइन ऑफ थीटा बाई 2 की जगह कितना लिख देंगे, π/2, और नीचे भी कितना आ जाएगा, π/2, क्योंकि थीटा बाई 2 टोटल का आधा एंगल है, तो यहाँ पे टोटल का आधा एंगल π/2 है। तो r इक्वल टू ये आ जाएगा 2r/3 इंटू π/2, और ये तो इंटू 1 बन जाएगा, तो RCM इक्वल टू कितना आ गया बेटा, 4r/3 और याद करो जब मैंने इंडिपेंडेंट कैलकुलेशन किए थे हाफ डिस्क के लिए तो यही बनकर आए थे, जब मैंने इंडिपेंडेंट कैलकुलेशन किए थे हाफ डिस्क के लिए तो यही बन के आए थे। ये बहुत यूजफुल होता है, आपको पता रहना चाहिए। जैसे इस पर क्वेश्चन कर लो, मान लीजिए क्वार्टर डिस्क दी हुई है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये क्वार्टर डिस्क दी हुई है, ठीक, मास इसका m है। अच्छा ये दिमाग में सेट कर लेना, ये जो मास पे डिपेंड नहीं कर रहा था, केवल ज्योमेट्री पे डिपेंड कर रहा है, मास पे सेंटर मास डिपेंड नहीं कर रहा था, अगर डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है तो, ठीक है। तो बताइए जो सेंटर मास होगा वो सिमेट्री वाली लाइन पे जाएगा, सिमेट्री वाली लाइन का मतलब क्या हो गया,
सिमेट्री वाली लाइन का मतलब हो गया कि यहाँ से भी एंगल π/4 बनेगा और ये भी एंगल कितना बनेगा, π/4। तो ये बनेगा सेंटर ऑफ मास। रेडियस इसका r है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द CM। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ मास। तो पहले तो सेंटर ऑफ मास को निकाल लीजिए। मान लीजिए यहाँ से r है, तो r का फॉर्मूला हो जाएगा 2r/3 इंटू साइन ऑफ, बताइए हाफ एंगल कितना है, π/4, और नीचे भी कितना आ जाएगा, π/4। तो अब यहाँ से ये जो वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगा 8r/3 पाई इंटू साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। तो ये मेरे और आपके हिसाब से कितना आ गया बताइए, इसको लिख सकते हो 4√2r/3 पाई, ये आ जाता है। अब आपको इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं। तो कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने में कुछ भी नहीं है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। अब सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है, CM यहाँ पर है, r के डिस्टेंस पे एंगल है 45 डिग्री। तो ये डिस्टेंस होगा y और ये होगा x। तो कोऑर्डिनेट होंगे x, y। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताइए, r cos 45, तो ये आ जाएगा r/√2। तो r की वैल्यू ये है, तो 1/√2 करोगे तो ये आ जाता है 4r/3 पाई। और जो y की वैल्यू आ जाएगी r साइन ऑफ 45 डिग्री। तो r की वैल्यू आपके पास लिखी हुई है 4√2r/3 पाई, और मल्टीप्लाई करोगे 1/√2 से, तो y की वैल्यू भी कितनी आ जाती है बताइए, 4r/3 पाई आ जाती है। तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, यह आ जाता है 4r/3 पाई, 4r/3 पाई। ठीक है बेटा, ये इस तरह से इसका सेंटर ऑफ मास आ जाता है। अब देखते हैं एक हेमीस्फेरिकल सेल का सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सेल में या उसका कोई पार्ट हो, लेकिन मैं तो हेमीस्फेरिकल सेल का यहाँ पे निकलवा दूंगा। अब इतना लेंथी नहीं जाऊंगा, तो मालूम पड़ा नहीं आप ये कहोगे सर आपका सेंटर ऑफ मास ही नहीं खत्म हो रहा। ठीक है, तो यहाँ पर मेन पॉइंट फिर से वही आता है, हाउ टू कंसीडर डिफरेंशियल एलिमेंट। हाउ टू कंसीडर डिफरेंशियल एलिमेंट। तो मैं एक साथ बताऊंगा बेटा, एक हेमीस्फीयर में और सेल में, दोनों में क्या फर्क है। ठीक है, देखना, जैसे ये हेमीस्फीयर है, एक साथ एलिमेंट वाली बात तो एक साथ कर ही लेते हैं, और यहां पे ये सेल है, दोनों में एक साथ बता देते हैं आपको, क्यों आगे हेमीस्फीयर का भी सेंटर ऑफ मास निकलवाएंगे। तो ध्यान रखना, भी मैं बता रहा हूं आपको, यहाँ पे जो एलिमेंट लेते हैं, सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पे जो एलिमेंट लेते हैं वो इस तरीके से लेते हैं। दो तरीके होते हैं रदर, वो भी बताऊंगा दोनों कौन से तरीके होते हैं। एक्स पे जाके dx, ये एलिमेंट होता है, ये एलिमेंट होता है, और ये क्या है, स्फीयर है, हेमीस्फीयर। अभी सब समझ में आएगा, थोड़ा सा बस मुझे लिखने दो। और ये सेल है, और यहां पे जो एलिमेंट लेते हैं, यहां पे जो एलिमेंट लेते हैं वो अलोंग द सरफेस लेते हैं, वो जिस तरीके से, इस तरीके से कुछ लेते हैं। थीटा पर जाके डी थीटा का एक रिंग लेते हैं। ध्यान रखना, यहां पे थीटा पे जाके डी थीटा का एक रिंग है, ये थीटा पर जाके डी थीटा का रिंग, इसको क्या बोलते हैं, थीटा पर जाकर डी थीटा के आर्क का रिंग, ये इसका डिफरेंशियल एलिमेंट है। अभी सबको समझाऊंगा कि यहाँ पे वो क्यों नहीं लिया, ये क्यों नहीं लिया, वो सारी कहानी समझाने वाला हूं, पहले सेट कर लो। अच्छा, हेमीस्फीयर में एक तरीका और होता है लेने का, हेमीस्फीयर में दूसरा तरीका ये भी होता है एलिमेंट लेने का, कि आप यहां पर इस तरीके से एक सेल भी कंसीडर कर लेते हैं। सेल मतलब आर पे जाके डी आर की थिकनेस की सेल, ये भी इसका एक एलिमेंट है। अच्छा, आप दोनों से समझ सकते हैं,
जैसे देखिए एक छोटा सेल, फिर एक बड़ा सेल, फिर एक बड़ा सेल, फिर एक बड़ा सेल, फिर बड़ा सेल, फिर बड़ा सेल, फिर बड़ा सेल, बड़ा सेल, बड़ा सेल, फिर एक सेल, फिर एक सेल, फिर एक सेल, फिर एक सेल। तो क्या पूरा हेमिस्फेरिकल सेल जनरेट हो जाएगा। और यहां पे ये जो एलिमेंट आएगा ना, ये एलिमेंट, ये डिस्क आएगा, ये डिस्क आएगा। इसको बाहर जब खोल के निकालोगे आप, ये कुछ इस तरीके का आएगा, ये डिस्क आएगा। इसका रेडियस इसके बराबर होगा इस समय। ये डिस्क होगा बेटा यहाँ पे, ये डिस्क है बेटा यहाँ पे, ये डिस्क है, ये डिस्क है, ये डिस्क। तो फर्क है। और यहाँ पे इस एलिमेंट को निकालोगे, इस एलिमेंट को, तो ये रिंग आएगा, ये रिंग आएगा, ये रिंग एलिमेंट। पहले दोनों में अंतर समझ लो, पहले तो याद ही कर लो। इस तरीके से लेते हैं, बाद बाकी मैं समझा देता हूँ कि यहाँ पर ये क्यों नहीं ले सकते और यहाँ पर ये क्यों नहीं ले सकते, वो मैं अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहले आपको इतना दिमाग में सेट करना है कि अगर हेमीस्फीयर है तो उसमें एलिमेंट लेने के दो तरीके, एक्स पे जाके डीएक्स की थिकनेस की डिस्क लो, या आर पे जाके या एक्स पे जाके डीएक्स की थिकनेस की सेल लो। तो यहाँ पे एलिमेंट दोनों ही होते हैं, वो देख लिया जाता है कि किससे क्या कैलकुलेशन आने हैं। तो डिस्क भी एक हेमीस्फीयर का एलिमेंट है और सेल भी एक हेमीस्फीयर का एलिमेंट है, दोनों ही लिए जाते हैं भैया, ठीक है। और यहाँ पर रिंग ही होता है, डिस्क नहीं होता है। यही रिंग होता है आर्क के एंगल का थीटा पे जाके डी थीटा के आर्क एंगल का रिंग होता है। अब मैं आपका ये कंफ्यूजन दूर करता हूं कि आखिर ये यहां पे क्यों नहीं ले सकते। तो देखो कंफ्यूजन ध्यान से समझना, ये कंफ्यूजन मैं आपका दूर करता हूं। अब ध्यान से सुनना, अगर आपने एलिमेंट ये ले लिया होता ये, तो ध्यान से देखना, एक्स पे जाके dx, तो आप ये कह सकते थे कि अब यहां पे सर रिंग तो ये भी बन के आएगा, रिंग तो सर ये भी बन के आएगा, रिंग तो ये भी बना। लेकिन एक फर्क है, ध्यान रखना, जो मास है, जो मास है, अब थोड़ा सा देखो, इस पॉइंट को मैं मैग्नीफाई कर रहा हूं, देखो इस पॉइंट को, इस पॉइंट को मैं मैग्नीफाई कर रहा हूं, ये यहां पे dx है, ये dx है, जबकि ये जो लेंथ है, ये जो लेंथ है ये dl है। ध्यान से देख लेना। तो यहां पे जब इसको मैं मैग्नीफाई करूंगा तो आपको कुछ ऐसा नजर आएगा, देखिए ऐसा, कुछ ऐसा नजर आएगा, और मैग्नीफाई कर दिया तो आपका जो एलिमेंट है dr का वो तो ये है, और जो मास प्रेजेंट है वो इस सरफेस में प्रेजेंट है dl में। तो अगर थोड़ी सी और मैथमेटिक्स लगा दो तब तो ये काम कर जाएगा। इसे अगर ये एंगल थीटा होता तो अगर हम ये लगा देते cos थीटा इक्वल टू dr अपॉन dl, और फिर हम dl को यहां से लिख देते तो dr इंटू सेक थीटा, तब तो ये एलिमेंट सही हो जाएगा। अदरवाइज अगर इसका रेडियस मान लो, ये आपने r पे जाके dx लिया और इसका रेडियस ये r पे जाके dr, और मान लो इसका रेडियस यहां से x है और इसका सिग्मा दिया हुआ है, तो अगर आप इसका मास लिखना चाहो dm, ध्यान से सुनना, गलती देखो कहां होगी, तो सिग्मा इंटू da। तो अगर आपने da क्या लिखा आपने, इसका सरकमफ्रेंस, इसका रेडियस क्या माना था हमने, x मान लिया था, तो सरकमफ्रेंस हो गया 2πx। और अगर आपने इसके थिकनेस dr से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि मास बेसिकली dl में प्रेजेंट है। तो अगर चाहो तो इसमें अगर आपने यहां फिर कर दिया 2πx, ये ठीक है, और इंटू dl कर दिया तो अब तो सही हो जाएगा, अब तो सही हो जाएगा। तो ठीक है, इसलिए यहां पे, लेकिन हम इंटीग्रेशन की लिमिट तो कोई कंपोनेंट लेके थोड़ी ना करते हैं, वो dr पे ही कर रहे होते हैं, इसलिए ये तरीका गलत हो जाता है r पे जाके dr की थिकनेस लेने वाला। ठीक है, फिर आप इस मेथड से करेंगे तो फिर एक कंपोनेंट लेना पड़ेगा आपको, dl लिखना पड़ेगा यहां पर, और dl इक्वल टू का dr सेक थीटा, तो फिर थोड़ी सी मैथमेटिक्स बढ़ जाएगी। और अगर आप इसमें ये एलिमेंट इस तरीके से लेते हो, ये एलिमेंट अगर आप इस तरीके से लेते हो, ये एलिमेंट अगर आप इस तरीके से लेते हो, तो अब आपने, क्योंकि एलिमेंट देखिए ध्यान से सरफेस पे लिया है, ये थीटा और ये डी थीटा, बताइए ये कितना हो गया, आर डी थीटा हो गया। तो इसका जो रेडियस अगर आप आर ले रहे हैं यहां पे, जिसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी
आर की वैल्यू आ जाएगी आर साइन थीटा। ठीक, तो ये जो आप डिफरेंशियल डिस्क ले रहे हैं, ये इस तरीके से अगर आप ले रहे हैं, सॉरी रिंग ले रहे हैं, इस तरीके से ले रहे हैं आप, तो इसकी जो ये थिकनेस है ये कितनी है, आर डी थीटा, और ये रेडियस कितना है बताइए, यहां से यहां तक आर। तो अगर इस पोर्शन का क्या लिखोगे, मास लिखोगे डीएम, तो ये हो जाएगा सिग्मा इंटू डी ए। तो ये डीएम की जो वैल्यू हो जाएगी सिग्मा इंटू डी ए। अब डी ए बताइए क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 पाई आर इंटू, अब आप इसी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्यों, मास सरफेस पे ही प्रेजेंट है और ये सरफेस का ही विड्थ है, तो आर डी थीटा। अब इसमें कोई गलती नहीं है, इसमें कोई गलती नहीं है। वो एक्स पे डी एक्स ले लेते तो आप इस क्वांटिटी का मल्टीप्लीकेशन करते इसका, जो कि ये इस आर डी थीटा से, ये क्या है, अगर ये आर डी थीटा है और ये यहाँ पे डी आर है, तो ये जो डी आर है वो लेस देन आर डी थीटा है, और ये क्या हो जाता, गलत हो जाता यहाँ पे मल्टीप्लाई करने। इसलिए मैं तो बच्चों को ये माइंड में सेट करा देता हूं कि अगर सेल का केस है तो थीटा पे जाके डी थीटा का एलिमेंट लो, और अगर स्फीयर का केस है तो एक्स पे जाके डीएक्स की थिकनेस की डिस्क लो, या एक्स पे जाके डीएक्स की थिकनेस की एक सेल लो। ये दिमाग में सेट कर लिया जाता है। यही सिमिलर केस वहां पर आएगा जब कोन होगा, लेकिन पहले यहां से तो निपट लें पहले, ठीक है। तो ये मैंने आपका कंफ्यूजन दूर किया कि एलिमेंट क्या लेना है। तो अब मेरा सेल का केस है, तो सेंटर ऑफ मास ऑफ हेमीस्फेरिकल सेल, हेमीस्फेरिकल सेल, एक हेमीस्फेरिकल सेल का सेंटर ऑफ मास, तो आराम से कर लेते हैं, अब कोई दिक्कत नहीं। एलिमेंट लेना आपको सिखाई दिया, मेन वही था। सिग्मा पहले मान लो, बाद में पुट कर देना। अगर मास कहीं पुट करना हो तो सिग्मा इंटू कितना पुट कर दोगे बताइए, इसका सरफेस एरिया कितना होता है, इसका सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर होता है, तो ये 2 पाई आर स्क्वायर, या सिग्मा को लिख लो m अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर, पर बाद में पुट करेंगे, ठीक है, बाद में पुट करेंगे, बाद बाकी वो सब सिमेट्रिकल एक्सिस वगैरह सब मान लेते हैं। यहाँ पे एलिमेंट आपको लेना सिखाई दिया, ठीक। ये ठीक, ये एलिमेंट है। तो यहाँ पे बताइए थीटा पे जाके आपने लिया डी थीटा। अब ये ध्यान रखना, इसमें जो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन जाएगा ये थीटा है, और इधर भी सिमिलर एलिमेंट है थीटा। तो जब आप ये थीटा बेसिकली ये पूरी रिंग का एलिमेंट है, तो जब थीटा 0 से π/2 जाएगा तो इधर भी तो 0 से π/2 जाएगा, तो पूरे रिंग को कवर कर लेगा। भाई अगर आप कहेंगे केवल इधर थीटा वेरी करेगा तो इधर क्या फिक्स बना रहेगा, तो फिर रिंग एलिमेंट कहाँ बनी रहेगी। रिंग तो एलिमेंट तब रहेगी जब ये थीटा इधर भी वेरी करे सिमेट्रिकली, तो इधर भी वेरी करे, तभी तो रिंग एलिमेंट बनी रहेगी। भाई इधर आपने वेरी कर दिया, इधर वेरी नहीं किया, तो इधर का पोर्शन तो छूट जाएगा ना। तो रिंग तो तभी बनी रहेगी। भाई रिंग को ऊपर से नीचे तक लाओ तो देखो, जब ऊपर ले जाओगे यहाँ पर तो थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी, और जब एकदम यहाँ पर ले आओगे तो थीटा की वैल्यू π/2 हो जाएगी, ठीक है। तो थीटा की लिमिट कहां से कहां तक जाएगी, 0 to π/2 वेरी करेगा ये। अब इसमें ये आर डी थीटा हो जाएगा, इतनी मैथ आपको आती है। अब ये यहाँ पे जो इसका रेडियस आ जाएगा ये आ जाएगा आर साइन थीटा, ये मैथ आपको आती है। इसका जो डिफरेंशियल एरिया हो जाएगा वो मैंने आपको कट एंड एक्सपेंड वाले मेथड से बता दिया था। बताइए सरकमफ्रेंस कितना होगा इसका, 2 पाई आर साइन थीटा होगा, और इसकी थिकनेस से मल्टीप्लाई कर दो, यही इसकी थिकनेस है, इसी थिकनेस में मास है, तो इससे मल्टीप्लाई कर दो आर डी थीटा, कोई गलती नहीं है। अगर एक्स पे डी एक्स लेते तो गलती होती, क्योंकि आप समझ गए मैंने बता दिया है, ठीक। ये डी आ गया, तो डीएम कितना आ जाएगा, डीएम इक्वल टू बताइए सिग्मा इंटू डी ए, ठीक। तो डीएम की वैल्यू लिख दीजिए आप यहाँ पे, सिग्मा को सिग्मा ही रहने दो, और इसमें जो कांस्टेंट है उनको अलग रख लो, 2 पाई आर स्क्वायर साइन थीटा और डी थीटा। फिर से वही तरीका बताऊंगा मैं, तो इसको एक कांस्टेंट के मान के चलो, इससे कैलकुलेशन आसान हो जाते हैं थोड़े से, इतना लेंथ लिखना नहीं पड़ता, और के की वैल्यू बाद में क्या कितनी पुट कर देना, 2 पाई सिग्मा आर स्क्वायर, सिग्मा की वैल्यू ये पुट कर देना, वो सब बाद में पुट कर लिया जाएगा। अब देखिए भाई सिमेट्री, देखिए सिमेट्री से आपको ये समझ में आता होगा
कि अगर ये मैंने एक्स एक्सिस ले लिया, ये वाई एक्सिस ले लिया है, तो बताइए एक्स सी एम तो जीरो आ जाएगा, क्योंकि वाई एक्सिस के अबाउट सारे मूवमेंट क्या करेंगे, बैलेंस। जितना मास यहाँ है, जितना इस मास का मूवमेंट होगा उतना ही मूवमेंट इस मास का होगा, तो दोनों मूवमेंट वाई एक्सिस के अबाउट क्या कर जाएंगे, कैंसिल आउट, और कैंसिल आउट कर जाएंगे तो एक्स सी एम की वैल्यू तो क्या आ जाएगी, जीरो, तो केवल वाई सी एम आएगा। तो वाई सी एम ही हम कैलकुलेट कर लेते हैं। अब यार बहुत आगे बढ़ चुके हैं चीज़ों में, तो अब दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वाई डी एम डिवाइडेड बाई डी एम, वाई सी एम, बताइए वाई क्या बताया था, डीएम के सीएम का वाई कोऑर्डिनेट। अब बताइए ये जो मेरा डिफरेंशियल एलिमेंट है, ये डिफरेंशियल एलिमेंट है, इसका वाई कोऑर्डिनेट बताइए, यहां से वाई कोऑर्डिनेट बताइए कितना होगा, यहां से वाई कोऑर्डिनेट, ये वाई कोऑर्डिनेट, ये वाई कोऑर्डिनेट क्या बताइए, आर कॉस थीटा हो जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट आर कॉस थीटा हो जाएगा। तो वाई की जगह हम क्या लिख देंगे बताइए, आर कॉस थीटा इनटू डीएम। डीएम देखिए मैंने लिख लिया था के साइन थीटा और डी थीटा, बहुत बढ़िया किया। और डीएम डीएम तो इंटीग्रेट हो गए, एम बनेगा, और इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, कहाँ से कहाँ तक बताइए इंटीग्रेट करेंगे, 0 से π/2, तो इसमें आ जाएगा के आर अपॉन एम। ठीक, अब यहाँ आएगा साइन थीटा कॉस थीटा, इसमें एक काम कर लो, 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 2 से डिवाइड कर लो, तो ये बन जाएगा साइन 2 थीटा और डी थीटा, और लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन 0 से π/2। तो ये जो वाई सी एम आ जाएगा, ये आ जाएगा के आर अपॉन 2m। बताइए साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा, और 2 थीटा है तो 2 से हो जाएगा डिवाइड, लिमिट जाएगी 0 से π/2। इसको सॉल्व कर लीजिए आराम से, आराम से सॉल्व कर लीजिए अब इसको। तो वाई सी एम इक्वल टू ये आ जाता है के आर अपॉन 4m, लिमिट पुट करिए, देखिए π/2 पुट करेंगे तो माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा आ जाएगा, 2 इंटू π/2 माइनस ऑफ माइनस कॉस ऑफ 0, ये आ गया। तो वाई सी एम इक्वल टू ये आ जाएगा के आर अपॉन 4m। अब यहां से तो कॉस पाई बनेगा, कॉस पाई -1 होता है तो ये +1 बन जाएगा, माइनस कॉस 0 -1 होता है, ये -1, तो ये कितना आ गया मेरे हिसाब से और आपके हिसाब से, के आर अपॉन 2m आ गया। अब के की इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, के की और एम की वैल्यू पुट कर दीजिए, बड़े आराम से करिए पुट, जरा इधर लिख लेता हूं मैं, इधर लिख लेता हूं। तो वाई सी एम इक्वल टू ये आ गया बेटा के आर अपॉन 2m। के बताइए मैंने कितना लिखा था इसमें, 2 पाई सिग्मा आर स्क्वायर, 2 पाई सिग्मा आर स्क्वायर, आर मल्टीप्लाई हुआ तो आर क्यूब, और 2m, m कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू 2 पाई आर स्क्वायर। तो देखिए 2 पाई से 2 पाई मर गया, सिग्मा से सिग्मा में मर गया, तो वाई सी एम आ जाता है एक खूबसूरत आंसर r अपॉन 2, और ये होना चाहिए याद, मतलब सी एम ऑफ हेमीस्फेरिकल सेल, CM सेंटर ऑफ मास ऑफ अ हेमीस्फेरिकल सेल। एक हेमीस्फेरिकल सेल का सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला याद होना चाहिए, एक हेमीस्फेरिकल सेल के सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला याद होना चाहिए, याद होना चाहिए बेटा, ठीक है। तो फाइनली आपको यह याद होना चाहिए कि अगर ये सेल है, अगर ये हेमीस्फेरिकल सेल है, फिर से अब देखिए मास पे डिपेंड नहीं कर रहा भैया, तो सिमेट्री वाली लाइन कहलाऊं, सिमेट्री वाली लाइन कहलाऊं, सेंटर ऑफ मास याद रखने वाली बात है, यहां से भी और यहां से भी, ये सब काम आएंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाले चैप्टर में बहुत रगड़ के, r/2, और यहां से भी कितना, r/2, ये सेंटर ऑफ मास आएगा, यहां पर पूरे मास को आप रखा हुआ मान सकते हैं, ठीक है। अब जरा हम आगे का कैलकुलेशन कर लेते हैं। सेंटर ऑफ मास ऑफ हेमीस्फेरिकल हेमीस्फेयर कर लो, सेंटर ऑफ मास ऑफ
हेमीस्फीयर। अब ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इसमें एलिमेंट कैसे लेते हैं। अब आपके ऊपर एलिमेंट कैसे लेना चाहोगे, अब आपके ऊपर एलिमेंट कैसे लेना पसंद करोगे। दो तरीके होते हैं एलिमेंट लेने के, आप जैसे चाहो वैसे ले लो। एक मैं कर देता हूँ, एक आप कर लेना, ना हो तो मुझे व्हाट्सअप कर देना, मैं नंबर में अपना लिख ही देता हूँ इस पर। 800 वाला नंबर मेरा ही है। तो यहाँ पे आप एक डिस्क कट कर लीजिए इसमें, ये डिस्क, तो यहाँ पे ले लीजिए एक्स पे जाके dx की थिकनेस की एक डिस्क, ये डिस्क है बेटा, इसका रेडियस r है। अच्छा यहाँ पे रो डिफाइन होगा, रो होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, कंप्लीट होता है तो 4/3 पाई आर क्यू, आधा है तो 2/3 पाई आर क्यू, तो ये आ जाएगा 3m अपॉन 2 पाई आर क्यू। इसको बाद में पुट करना है, ठीक है। अगर मास की जगह पुट करना हो तो मास की जगह पुट कर लेना, रो पुट करना हो तो रो पुट कर देना। अब इसका जब आप टॉप से देखोगे इसको, तो आपको ये डिस्क कुछ ऐसी दिखाई देगी, ऐसी दिखाई देगी, ऐसी दिखाई देगी। इसका ये रेडियस आर आएगा और ये जो थिकनेस आएगा इसका, ये कितना आएगा, dx आएगा। अब बताइए इसका ये जो रेडियस आर होगा ये कितना हो जाएगा बेटा, यहां से यहां तक इसको जोड़ दीजिए, इसका ये रेडियस तो आर ही होगा, ये स्मॉल आर है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए, आर स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये आर का जो स्क्वायर आ जाएगा ये आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो बताइए इसका जो एरिया आ जाएगा, एरिया डी ए, अब तो वैसे डी ए नहीं होगा पर लिख दो, चलो नहीं सॉरी, वॉल्यूम होगा डीबी, डीबी का वॉल्यूम। अब बताइए डीबी का वॉल्यूम क्या होगा, इसका एरिया पाई आर स्क्वायर और मल्टीप्लाइड बाई इसकी थिकनेस कितनी, dx, ठीक है, ये आ जाएगा। तो बताइए जो dv का वॉल्यूम आ जाएगा पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर ये लिखा हुआ है तो ये आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx। अब इसमें जो dm का मास आ जाएगा ये आ जाएगा रो इंटू dv, ये सब मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, रो इंटू dv। तो ये जो dm का मास आ जाएगा, रो आपको ये दिया हुआ है जिसकी वैल्यू आप बाद में पुट कर लेना, और डिफरेंशियल वॉल्यूम ये दिया हुआ है पाई आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और dx। अब आप इसका सेंट्रोमास तो भैया यही होगा, डिस्क का सेंट्रोमास, तो सेंट्रोमास तो x के डिस्टेंस पर ही है, हालांकि चलिए वो x कोऑर्डिनेट ही मान लिया है, तो होगा तो YCM ही, क्योंकि x y एक्सिस के बाद सारे मूवमेंट कैंसिल आउट करेंगे और सेंट्रोमास जो होगा वो y एक्सिस पर होगा, तो YCM इक्वल टू ये आ जाएगा YDM और डिवाइडेड बाई DM और इंटीग्रेशन। बताइए इंटीग्रेशन कहां से जाएगा, x से लेके r तक, क्योंकि जब आप इस डिफरेंशियल डिस्क को 0 से लेके r में कवर कर दोगे तो पूरे हेमीस्फीयर को कवर कर लेगी, तो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन जाएगा 0 से r। तो YCM इक्वल टू y मतलब सेंटर मास का y कोऑर्डिनेट, तो यहाँ पे x मान लिया, x ही रख लो, x DM काफी बड़ा सा लिखा हुआ है, रो पाई आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और dx, लिमिट 0 से r, और नीचे भैया जो DM इंटीग्रेट हो गए तो m ही बनेगा। यानी इसको जब आप आगे सॉल्व करोगे तो बहुत खूबसूरत सा आंसर आ जाएगा। अब इतने इंटीग्रेशन सब आपको आता है, तो YCM इक्वल टू ये आता है 3r/8, 3r/8। इसको भी याद कर लेना, रट्टा ही मानना है भाई इनका, आपको रट्टा मारो 3r/8। तो फाइनली आपको क्या याद कर लेना है कि अगर ये हेमीस्फीयर है, हेमीस्फीयर है यहां पर ये, और ये यहां पे सेल है, ये यहां पे सेल है, तो जो सेंट्रोमास सिमेट्री वाली एक्सिस के अलॉन्ग आता है दोनों में। लेकिन एक बात ध्यान रख लेना, ये सब याद रखने वाली चीजें जो बता रहा हूं, इसका सेंट्रोमास तो मिड पॉइंट पर आता है, लेकिन 3r/8 उससे नीचे होगा थोड़ा सा। क्यों नीचे होगा, देखिए, क्योंकि इसका जो YCM आ रहा है ये तो आ रहा है r/2 पर, और इसका जो YCM आ रहा है ये आ रहा है 3r/8 पर। तो यहां पर जब 4 होता तो r/2 होता, तो इसका मतलब r/2 से क्या है, कम है। तो ये यहां से सेंट्रोमास ये जाता है, तो ये तो आता है बेटा 3r/8,
और ये सेंटर मास यहाँ जाता है और ये आता है बेटा यहाँ पे r/2। ठीक, तो इस तरह से याद होना चाहिए। तो ये r/2, तो यहाँ पे तो ये भी नीचे से r/2 होता है, पर अगर इस जगह से पूछा जाएगा तो r में से घटा दोगे तो ये यहाँ से कितना होगा, 5r/8 होगा। तो ये सेंट्रोमास मैंने कैलकुलेट कर दी। अच्छा, कोण के सेंट्रोमास अब मैं नहीं चाहता कि इसमें बहुत टाइम के लो, आप याद कर लो फिलहाल कोण के सेंट्रोमास, बाद बाकी हम अलग से वीडियोस पे बना देंगे कि कोण का सेंट्रोमास कहां पर लाई करता है। तो सॉलिड कोण का याद कर लो, सॉलिड कोण का याद कर लो, और भी कुछ सेंट्रोमास याद कराएंगे आपको। तो सॉलिड कोण एंड हॉलो कोण, सॉलिड कोण एंड हॉलो कोण, मान लो ये सॉलिड कोण है और ये हॉलो कोण है। सॉलिड में बस मैं ये बना देता हूं, इसके सेंट्रोमास को याद करो। ये है हॉलो कोण, तो इसका जो सेंट्रोमास की पोजीशन है, तो जो सॉलिड कोण है और हॉलो कोण है ये, तो ये दिमाग में सेट होना चाहिए। अगर इसका हाइट यहां से यहां तक h है तो ये है सॉलिड कोण और ये है हॉलो कोण। तो इतना तो आपको समझ में आता है कि सेंट्रोमास उधर ही शिफ्ट करता है जिधर मास ज्यादा कंसंट्रेट करता है। तो सॉलिड कोण में जो मास होगा खुद बताइए, क्या वो बॉटम की तरफ ज्यादा होगा? तो बॉटम की तरफ इसका सेंट्रोमास होगा, और ये थोड़ा सा सरफेस पर मास है या बॉटम पर नहीं, तो ये हल्का सा दूर होगा। तो ध्यान रखना, इसको याद कर लेना बेटा। अगर हाइट h है तो एक तो ये रेडियस पर डिपेंड नहीं करता, ये बहुत खास पॉइंट है इसका, याद रखना, रेडियस पर डिपेंड नहीं करता है। तो ये सेंट्रोमास यहां से ये जो डिस्टेंस आती है सॉलिड कोण में तो आती है बेटा h/3 और इसमें आती है सॉरी मैं उल्टा लग गया, सॉलिड में तो आता है h/4 और इसमें आता है h/3। अब बताओ h/4 ज्यादा है कि h/3? ऑब्वियसली h/4 कम है, तो इसका सेंट्रोमास थोड़ा सा ऊपर होता है। मतलब हॉलो और सॉलिड कोण दोनों बनाए जाएं तो इस ग्रेविटी की पोटेंशियल एनर्जी हॉलो कोण की ज्यादा होगी, मतलब इसको बनाने में ज्यादा वर्क करना पड़ेगा और इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। लेकिन ऊपर से अगर देखोगे वर्टेक्स से, तो ये भी याद होना चाहिए, तो ये आ जाएगा 2h/3 और ये वर्टेक्स से कितना आ जाएगा बताइए, 3h/4। ये इसी तरीके से याद होने चाहिए, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया के कैलकुलेशंस में बहुत काम आएंगे बेटा, ये बहुत काम आएंगे, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया के कैलकुलेशन में बहुत काम आएंगे आपके। तो इतने सेंट्रोमास याद कर लीजिए आप। अब इतने सेंट्रोमास कैलकुलेशन के बाद अब यहां से असली सेंट्रोमास के वो कॉन्सेप्ट स्टार्ट होते हैं जहां से जेईई मेंस एडवांस में क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, ये तो बेसिक था, इतना तो आना ही चाहिए सेंट्रोमास, तब जाके आप क्वेश्चंस लगाने की स्थिति में आओगे। तो अब मैं ये सारे कॉन्सेप्ट आपके कॉन्सेप्ट वाइज कवर करूंगा, कॉन्सेप्ट 1, कॉन्सेप्ट 2। ठीक है, तो आप लिख लीजिए कॉन्सेप्ट 1, 2-3 कॉन्सेप्ट में कवर करूंगा, कॉन्सेप्ट 1। अब हम देखेंगे सेंट्रोमास ऑफ कंपोजिट सिस्टम, सेंटर ऑफ मास ऑफ कंपोजिट सिस्टम्स। देखिए इसका बेसिक बताता हूं पहले, फिर मैं इसको याद कराता हूं। कंपोजिट सिस्टम का मतलब होता है कि एक कंटिन्यूअस सिस्टम ये है, एक कंटिन्यूअस सिस्टम ये है। मान लीजिए इसका जो पोजीशन वेक्टर है, इसका जो पोजीशन वेक्टर है ये है सेंट्रोमास का, इसके सेंट्रोमास का ये पोजीशन वेक्टर है। बहुत ध्यान से देखना, ये क्या है इसका R1, ये सेंट्रोमास है, ध्यान रखना Cn, और इसका जो ये भी सेंट्रोमास है, मतलब यहां इसका मास है m1 और इसका मास है m2।
तो इस तरीके से एक सिस्टम ये दिया है, मान लो 2D में 3D में जो भी दिया है, इस सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर है R2। तो इन पूरे सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो इन्हीं दोनों को जोड़ने वाली लाइन पर होगा, इस पर, इन्हीं को जोड़ने वाली लाइन पर होगा। ये एक कॉन्सेप्ट है अपने आप में, और इसको मैं विद डेरिवेशन पहले भी दिया, फिर मैं एक बार देना चाहूंगा। ये सेंटर ऑफ मास यहां कहीं होगा, इसका पोजीशन वेक्टर ये कहीं होगा, ये CM ऑफ कंपोजिट सिस्टम। अच्छा, ज्यादातर क्वेश्चन 2 पार्टिकल सिस्टम के ही है या 2 कंपोजिट सिस्टम के ही है, तो मैं 2 के ही कर रहा हूं। बाद बाकी 3 होते तो फिर वो दूसरे तरीके से आता, पर लाइन ज्वाइन करने वाला फंडा तो 2 में ही लगेगा, कंपोजिट सिस्टम M1 एंड M2, और ये हो जाएगा इसका RCM। ठीक, तो RCM को हम डायरेक्टली इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं बेटा, RCM इक्वल टू M1 R1 वेक्टर प्लस M2 R2 वेक्टर डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। और अगर हम इसका XCM निकालना चाहें तो भी उसी तरीके से निकलेगा, M1 X1 प्लस M2 X2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। मान लीजिए इसके जो कोऑर्डिनेट हैं वो ये क्या है, X2, Y2। इसके सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट क्या है, X1, Y1। और YCM इक्वल टू उसी तरीके से निकलेगा M1 Y1 प्लस M2 Y2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। इसका मैं डेरिवेशन दे चुका हूं, फिर मैं एक बार डेरिवेशन देना चाहूंगा, 2 लाइन में लगेंगे मुझे लिखने में। देखिए, अगर ये कंपोजिट सिस्टम है, थोड़ा सा स्पीड में देख लेना, एक कंपोजिट सिस्टम ये है। अब बताइए इसके सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट, ये जो R1 लिखेंगे, इसका टोटल मास M है, पर इसमें बहुत सारे मास दिए हुए हैं, M1 छोटे M2 डॉट डॉट डॉट। इसका मास कैपिटल M2, कैपिटल M2, और इसके जो छोटे छोटे मास हैं ये मैंने कैपिटल M से दिखा रखे, M1 M2 लाइक दिस। या इसका टोटल मास स्मॉल m से रिप्रेजेंट कर दो, इसका टोटल मास कैपिटल M से रिप्रेजेंट कर दो, तो थोड़ा सा डिफरेंशिएट हो जाएगा। और इसके सेंटर ऑफ मास का ये कोऑर्डिनेट है मान लो R2। अब हमें सिस्टम का सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट, सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करना था, यही तो था, यही तो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक, ये फाइंड आउट। अब देखिए, आप इसका XCM लिखेंगे तो किस तरीके से लिखेंगे पूरे सिस्टम को, ये लिखेंगे स्मॉल m1 x1 डॉट 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 mn xn प्लस कैपिटल M1 कैपिटल X1। ठीक है, इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो X1 Y1 इस तरीके से दे रहा हूं मैं कैपिटल Y से, प्लस डॉट 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 mn yn, और नीचे आप लिखोगे स्मॉल m टोटल प्लस कैपिटल M। अब आप एक काम कर लो, इसी में यहीं कहीं देखो स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि थोड़ा स्पीड में कर देते हैं। अब आप नीचे इसमें स्मॉल m से डिवाइड कर दो और स्मॉल m से मल्टीप्लाई कर दो। इसमें भी आप क्या करो, इसमें भी आप क्या करो, कैपिटल M से मल्टीप्लाई कर दो और कैपिटल M से डिवाइड कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप बताइए ये क्या बन गया, इतना पोर्शन, और ये क्या बन गया बताइए, ये बन गया इसके सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट, इसके सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट। तो XCM इंटू M प्लस ये x1 कह देता हूं, और ये क्या बन गया बताइए, ये बन गया इसके सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट। तो कैपिटल X इंटू कैपिटल M डिवाइडेड बाई स्मॉल m प्लस कैपिटल M। और अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये वही आ गया M स्मॉल x1 प्लस, या स्मॉल x ही दिखा दो इसको, स्मॉल x ही दिखाओ इसको, स्मॉल x प्लस कैपिटल M कैपिटल X डिवाइडेड बाई स्मॉल m प्लस कैपिटल M। इसी तरीके से YCM बन जाएगा बेटा, क्या बन जाएगा, स्मॉल m YM प्लस कैपिटल M कैपिटल Y और स्मॉल m प्लस कैपिटल M। तो कंपोजिट सिस्टम के लिए वही डेरिवेशन निकल के आ गया। अब इस पर एक दो क्वेश्चंस करते हैं हम, कंपोजिट सिस्टम के लिए एक दो क्वेश्चंस करते हैं। जैसे
यहीं से स्टार्ट कर देते हैं, ये सब क्वेश्चंस काम आने वाले हैं आपके। एक रॉड ये है, एक रॉड मैंने इसमें ये चिपका दी। मान लीजिए इसका मास है 2m, m ले लेता हूं। इसका भी मास है m, लेंथ है l, मास m, लेंथ है l। इसको मैं x एक्सिस मान लेता हूं, x एक्सिस। इसको मैं y एक्सिस मान लेता हूं, तो उसके बिना तो सेंटर मास निकलेगा नहीं। कोऑर्डिनेट ही फाइंड आउट करने हैं, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। अब देखिए कंपोजिट सिस्टम, इसका सेंटर मास लोकेट करेंगे, ये तरीका। तो इसका x कोऑर्डिनेट कितना होगा, l/2, 0। इसका सिस्टम का सेंटर मास लोकेट करेंगे तो बताइए C2 कितना होगा, 0, l/2। अब इस पूरे सिस्टम का जो सेंटर मास होगा, क्या इसी लाइन पर कहीं ना कहीं होगा, जो अभी मैंने कंसेप्ट बताया है, इसी लाइन पर होगा। और बाई चांस दोनों मास बराबर है तो मिड पॉइंट पर होगा, ये आ जाएगा CM, सिस्टम का CM। तो इसके भी कोऑर्डिनेट आपको फाइंड आउट करने होंगे तो बड़ी आसानी से निकल आएंगे, लेकिन अब आपको आना चाहिए। तो मान लीजिए ये है x, y। तो कंपोजिट सिस्टम में भी आप यूज कर सकते हैं, क्या यूज कर देंगे, m1x1 प्लस m2x2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो बताइए x कोऑर्डिनेट क्या आएगा, इसका बताइए मास m, x कोऑर्डिनेट है l/2 प्लस मास m, इसका x कोऑर्डिनेट है 0। इस वाले कंपोजिट सिस्टम का x कोऑर्डिनेट 0 है, डिवाइडेड बाई आ जाएगा 2m। तो यहां से ये आ जाता है बेटा l/4। इसी तरीके से जो y की वैल्यू आ जाएगी y, तो ये आ जाएगा m1y1 प्लस m2y2 डिवाइडेड बाई 2m। तो ये m, इसका y कोऑर्डिनेट 0, इसका आ जाएगा l/2 और नीचे आ जाएगा 2m। तो बताइए y की वैल्यू कितनी आ गई, l/4। तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, बताइए क्या आ जाएगा, x की वैल्यू l/4 आ गई, y की वैल्यू भी l/4 आ गई। ठीक है, तो इस तरह से ये कंपोजिट सिस्टम का सेंटर मास इस तरीके से निकलता है। और एग्जांपल ले लीजिए, ये कंपोजिट सिस्टम है। कंप्लीट है, थोड़ा छोटा है, कोई बात नहीं, वो इतना चलेगा। ठीक, अब देखिए इसका दिया हुआ है सिग्मा, इसका दिया हुआ है 2 सिग्मा। ठीक, इसका ये लेंथ a है। अब आपको इस सिस्टम का सेंटर मास लोकेट करना है। ये प्लेट्स है भाई, सिग्मा दिया है तो आप समझ जाओ प्लेट ही रही होंगी। तो अब आपको कहीं ना कहीं क्या लेना पड़ेगा, पहले एक कोऑर्डिनेट सिस्टम चूज करना पड़ेगा। वो आप अपने मन से कहीं भी चूज कर लीजिए। तो मेरे हिसाब से बेहतर जगह तो ये होगी इसके लिए, यहाँ पे आप चूज कर लीजिए। ये एक्स एक्सिस ले लीजिए, ये वाई एक्सिस ले लीजिए। तो ये आ जाएगी वाई एक्सिस और ये आ जाएगी एक्स एक्सिस। तो इसका जो सेंटर मास आ जाएगा, अब बताइए ए दिया है तो इसका रेडियस कितना आ जाएगा, a/2। भाई ये ए दिया है तो यहाँ से यहाँ तक ए है, तो रेडियस तो a/2 आ गया ना। तो इस अगर ये 0,0 आपने ये पॉइंट ले लिया है तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने आ जाएंगे बताइए, a/2, 0। और इसी तरीके से अगर आप इसका सेंटर मास देखोगे तो सिमेट्री वाली लाइन के हिसाब से इस जगह पर आ जाएगा, सेंटर मास यहाँ आ जाएगा इसका C2। कोऑर्डिनेट क्या आएंगे बताइए, x कोऑर्डिनेट तो यहाँ पे 0 ही आएगा, x 0 नहीं आएगा, मैं गलत लिख गया। x कोऑर्डिनेट आएगा बेटा कितना, इसका भी कितना आएगा, ये a/2 ही आएगा और y कोऑर्डिनेट 0 आएगा। लेकिन इसका मास जो आ जाएगा m1, ये कितना आ जाएगा, सिग्मा इंटू ए स्क्वायर, सिग्मा इंटू ए स्क्वायर। इसका मास कितना आ जाएगा बताइए, m2, 2 सिग्मा इंटू पाई और a²/4। तो ये जो m2 का मास आएगा ये आ जाएगा पाई सिग्मा a²/2। तो अगर ये 0,0 लिया है तो xcm। अब देखिए सिमेट्री से आप देखो x एक्सिस के बाद तो मूवमेंट बैलेंस कर गए ना, जितना मास x एक्सिस के ऊपर है उतना ही मास x एक्सिस के नीचे है। तो x कोऑर्डिनेट तो कितना आएगा,
नॉन जीरो आएगा, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, जीरो, क्योंकि एक्स एक्सिस के बाद मूवमेंट बैलेंस कर रहे हैं, तो वाई सी एम तो जीरो आएगा। तो वाई सी एम को तो आप पहले लिख दीजिए, कितना आएगा, जीरो आएगा। एक्स सी एम जो आ जाएगा ये उसी तरीके से कंपोजिट सिस्टम वाला फंडा लगा देंगे, m1 x1 m2 x2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, इस तरीके से आ जाएगा। तो एक्स सी एम इक्वल टू, अब बताइए इसका मास कितना है, उसका लिख लिया, m1 लिखा है, तो सिग्मा ए स्क्वायर इंटू कोऑर्डिनेट बताइए एक्स कितना है, अगर ये है, ये 0,0 माना तो ये होगा -a/2, ठीक। तो यहाँ पर ये आ जाएगा बेटा -a/2 प्लस इसका मास कितना है माना आपने, पाई सिग्मा ए स्क्वायर बाई 2 इंटू बताइए सी एम का कोऑर्डिनेट कितना है, +a/2, और नीचे आप टोटल मास लिख देंगे m1 प्लस m2, जो भी आंसर आ जाए। कंपोजिट सिस्टम का सेंटर मास कैसे कैलकुलेट करने हैं ये मैं आपको सिखा रहा हूं निकालना, ये मैं आपको सिखा रहा हूं निकालना। और भी इसको क्वेश्चंस में कर सकते हैं। कंसेप्ट 2 आपको सिखाता हूं, रिमूवल मास सेंटर ऑफ मास ऑफ, कंसेप्ट 2 सीखिए, सेंटर ऑफ मास ऑफ system after removed mass, center of mass of a system after some portion is removed, some portion is removed। यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर खूब सवाल आते हैं। तो इसमें कंसेप्ट आपको मैं ये बता रहा हूं, जैसे ये कोई भी सिस्टम है तो इसको भी हम टू बॉडी सिस्टम वाले कंसेप्ट का यूज करेंगे। ये कोई भी सिस्टम है, आपका लीनियर मास सिस्टम है या सरफेस मास डिस्ट्रीब्यूशन का केस है, चाहे वॉल्यूम मास डिस्ट्रीब्यूशन का केस है। अब मान लीजिए आपने इसको दो टुकड़ों में ब्रेक कर दिया, ये इतना पार्ट इसमें से आप हटाने जा रहे हैं, तो एक तो पहले सिग्मा लिख लीजिए पूरे सिस्टम का, और अगर इसके पास एरिया A1 है और इतने पोर्शन के पास एरिया A2 है, तो इसका मास आप लिखने की आदत डाल लो सिग्मा इंटू A1, और इसका मास लिखने की आदत डाल लो अभी से सिग्मा इंटू A2। जो बातें बता रहा हूँ बहुत अच्छी हैं, क्योंकि आखिरी में सिग्मा कैंसिल करेगा, मतलब पूरे का मास भले ही m दिया था और कंप्लीट का एरिया मान लो A था, तो जो सिग्मा लिखेंगे ये तो क्या लिखेंगे बताइए, मास अपॉन A लिखेंगे ना, मास अपॉन A। अब देखिए एक का सेंटर मास अक्सर आपको पता होगा। अब मान लीजिए इन दोनों को जोड़ने वाली लाइन ये है, जहां पे इसका सेंटर मास ये C2 है और इसका सेंटर मास C1 है, और इस सिस्टम का सेंटर मास कहीं भी आ रहा है, मान लीजिए सेंटर मास इस सिस्टम का यहां है, ये CM है, तो ध्यान रखना यहां से ये दूरी कितनी है, x1 या r1 ले लो, r1, और यहां से ये दूरी कितनी है, r2। तो ये सेंटर मास यहां है, तो इसका मतलब यह है कि इस सेंटर मास के अबाउट इस कंपोजिट सिस्टम और इस वाले कंपोजिट सिस्टम का मूवमेंट क्या करेगा, बैलेंस करेगा। भाई इस यही सीएम है ना, तो जितना मूवमेंट इसका होगा उतना ही मूवमेंट इसका होगा। तो अबाउट सीएम ऑफ द सिस्टम, अबाउट सीएम ऑफ द सिस्टम, सीएम ऑफ कंप्लीट सिस्टम, अबाउट सीएम ऑफ कंप्लीट सिस्टम, मूवमेंट ऑफ मास मूवमेंट विल बैलेंस, ऐसे लिख दो, मास मूवमेंट आर इक्वल, ऐसे लिख दो, मास मूवमेंट आर इक्वल। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया m2r2 बराबर m1r1। ये इक्वेशन हम यूज करेंगे, अभी आपको क्वेश्चंस में इसका मैं यूज दिखाऊंगा। ये सबसे अच्छा मेथड है। एक नेगेटिव मास के कॉन्सेप्ट का यूज करके भी इस कॉन्सेप्ट को करते हैं, लेकिन वो भी मैं आपको समझा दूंगा, वो भी मैं आपको समझा दूंगा, पर पहले फिलहाल इससे देख लो, इससे काफी आसान हो जाते हैं क्वेश्चंस। जैसे पहला एग्जांपल, पहला एग्जांपल, ये कंप्लीट डिस्क थी, ठीक है, कंप्लीट डिस्क है। अब क्या है, इसका सेंटर मास यहां होगा, और अब क्या किया, इसमें से एक ये डिस्क इसमें से रिमूव कर दी, ये डिस्क रिमूव कर दी, इसकी रेडियस कितनी है r/2,
ये अब ये इतना पोर्शन बचा, इतना पोर्शन। अब आपसे ये पूछा गया है कि लोकेट द, फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमेनिंग पोर्शन। ये क्वेश्चन बहुत आते हैं बेटा एग्जाम में। रिमेनिंग पोर्शन, रिमेनिंग पोर्शन का सेंटर मास बताना है। ये पार्ट क्या है, कट एंड रिमूव्ड। इतना मास इसमें से कट करके रिमूव कर दिया गया। तो इतना तो समझ में आता है आपको कि इसका सेंटर मास यहां कहीं होगा, और अब इतना पोर्शन इसमें से हटा दिया तो अब इसका सेंटर मास यहां कहीं होगा। इतने पोर्शन का सेंटर मास यहां कहीं होगा। अब ये सेंटर मास यहां कहीं होगा बेटा, ये होगा C1। लेकिन एक बात सोचो, आप एक बात सोचो, जब ये सिस्टम कंप्लीट था तो आप हाइपोथेटिकली अपने मन में सोचो केवल कि अगर मैं इस सिस्टम को यहीं पे दो पार्ट में बटा हुआ सोच लेता, ये एक सिस्टम ये M1 वाला और एक ये रिमेनिंग वाला ये M2 वाला, तो अब बताइए जो सिस्टम आपने रिमूव किया है इसका सेंटर मास यहां कहीं होगा C1, और इसको C2 से दिखा दो। और ये जो पोर्शन है ये बचा हुआ, इसका सेंटर मास यहां कहीं रहा होगा C2। तभी तो इन दोनों ने मिलकर सेंटर मास यहां दिया होगा, ये होगा CM ऑफ द सिस्टम। और ध्यान से सुनो, दिस विल बी द CM ऑफ द सिस्टम। फिर मैं अपनी बात को रिपीट कर देता हूं। जब ये सिस्टम कंप्लीट था तब तो ये बात क्लियर थी ना कि सेंटर मास था कहां पर, सेंटर मास था कहां पर, सेंटर मास था इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पर। तो ज्योमेट्रिकल सेंटर पे सेंटर मास तभी तो रहा होगा अगर मैं इमेजिन करूं कि ये सिस्टम ने, इस सिस्टम का सेंटर मास C1 पर है और इस बचे हुए पोर्शन का सेंटर मास C2 पर है। तो इन दोनों ने मिलकर सेंटर मास यहाँ प्रोड्यूस किया होगा। कहने का मतलब कि अगर ये डिस्टेंस यहां से x2 है और ये डिस्टेंस यहां से x1 है तो दोनों के मूवमेंट बैलेंस किए होंगे तब तो सेंटर मास यहां आया होगा। तो अब आपको करना क्या है, आप इसका मास फाइंड आउट कर लो और इसका फाइंड आउट कर लो, समझ गए, और दोनों के मूवमेंट को क्या करा दो, बैलेंस करा दो, दोनों के मूवमेंट को बैलेंस करा दो। तो अब आपको ये पता लग जाएगा। तो ये तो अभी भी इतने दूरी पर ही रहेगा यहां से x2 पर, और इसका जो सेंटर मास होगा C1 वो यहां से मुझे पता है कितने दूरी पर है। इसका रेडियस कितना दिया है r/2, इसका रेडियस r था तो ये कितना होगा r/2 पर होगा। अब इसका रिमूव्ड पार्ट का मास M1 मान लो और इसका मास M2 मान लो। अब ये मैंने आपको बताया कि भाई आप सिग्मा के कैलकुलेशन से ये मासेस पहले निकाल लिया करो। तो छोटा कर देता हूं कैलकुलेशन के लिए। मेन तो इसमें मास के कैलकुलेशन है, कुछ भी नहीं है। सिग्मा मान लो, सिग्मा बाद में कैंसिल हो जाता है तो अभी सिग्मा की भी कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। मान लो इसका सिग्मा रहा होता तो बताइए, यहां पे लिख देता हूं मैं, M2 कितना रहा होता बताइए, M2 या M1 लिख लो पहले, सिग्मा इनटू इसका एरिया कितना होगा जरा बताइए, ये होगा πr²/4। M2 बताइए कितना होगा, सिग्मा इनटू, अब इसका एरिया कितना होगा, टोटल का एरिया होता πr², इसमें से इतने पोर्शन का एरिया घटा दो, तो जब πr² में से πr²/4 घटाओगे तो ये बचेगा 3πr²/4। इसको जरा कैलकुलेट करके देख लेना भाई, टोटल का एरिया होगा πr², उसमें से इतने पोर्शन का एरिया घटा दो, तो अगर कंप्लीट एरिया πr² है उसमें से πr²/4 घटा दोगे तो कितना बचेगा 3πr²/4। तो M1 M2 आपने कैलकुलेट कर लीजिए। अब मूवमेंट बैलेंस करा दो बड़ी आसानी से। तो बताइए क्या बैलेंस कराओगे, M1 x1 इक्वल टू M2 x2। यार ये दुनिया का सबसे आसान मेथड बता रहा हूँ, नेगेटिव मास कॉन्सेप्ट भी मैं ही पढ़ाता हूँ लेकिन मुझे ये मेथड ज्यादा बेहतर लगा, आप इससे करिए इसको। अब बताइए M1 का मास कितना है, सिग्मा इंटू πr²/4, सिग्मा कैंसिल करेगा, x1 ये सेंटर मास कितनी दूरी पर है बताइए, r/2 पर। M2 का मास कितना है, सिग्मा इंटू 3πr²/4 इंटू x2, इसका सेंटर मास आपको निकालना है तो ये x2 लिख दीजिए। तो πr²/4 गया, देखो सिग्मा कैंसिल आउट हो गया, जरूरत भी नहीं पड़ी निकालने की। और ध्यान से देखो x2 की वैल्यू आ जाती है r/6, कितना आसानी से आ गया r/6। अगर इसके हिसाब से कोऑर्डिनेट लिखोगे, अगर इसके हिसाब से कोऑर्डिनेट लिखोगे इसके, अगर आपने इसको y एक्सिस माना है और इसको आपने x एक्सिस माना है, ये 0,0 है, ये y एक्सिस है, तो इसके जो कोऑर्डिनेट आ जाएंगे बताइए कितने आ जाएंगे, -r/6, 0 आ जाएगा, -r/6, 0 आ जाएगा।
इस तरीके से निकल के आ जाएंगे। इस पे एक आध क्वेश्चन आपको और कराता हूँ मैं, बढ़िया। इस पे एक आध क्वेश्चन और कराता हूँ, बढ़िया। ये r/6 वाला तो याद कर ही लेना। जैसे एक क्वेश्चन और कराता हूँ, इस पर मजा आएगा आपको। जैसे अब की बार ये डिस्क मैंने यही ली, लेकिन इसमें से जो पोर्शन रिमूव किया है, जो पोर्शन रिमूव किया है, ये रिमूव किया है, ये रिमूव किया है, ये वाई एक्सिस मानिए। आराम से देख लो, कोई जल्दबाजी नहीं है, सब्जेक्ट समझ में आ जाए वो ज़्यादा अच्छा है। ये एक्स एक्सिस है। अब ये जो रिमेनिंग पोर्शन है, ये इसका सेंटर मास लोकेट करना है। लोकेट द, ये पार्ट असल में कट एंड रिमूव्ड। इसका रेडियस दिया होगा, अभी दे देता हूं क्या दिया है। मान लीजिए इसका रेडियस दिया है, यहां से पहले r/2 था, अब की बार ले लो r/4। कैलकुलेशन आसान हो जाएंगे, ठीक है। लोकेट द सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन, रिमेनिंग पोर्शन का सेंटर ऑफ मास आपको फाइंड आउट करना है। तो बात वही है, देखिए भाई, अभी भी देखिए, मैं अब बच्चों की तरह कर देता हूं। देखो यहां पर आएगा ये सेंटर ऑफ मास सिस्टम का, तो एक सिस्टम आप m1 इसको मान लो, और एक सिस्टम देखिए वो जो 2 पार्टिकल सिस्टम था उसी से किया करो। एक सिस्टम यहाँ कहीं आएगा इसका सेंटर मास, यहाँ कहीं आएगा C2, और एक सेंटर मास यहाँ है। भाई C2 और C1 ने मिलके यहाँ पर सेंटर मास 0,0 पर प्रोड्यूस किया होगा। इसका मतलब ये रहा होगा कि ये जो बचा हुआ पोर्शन है, इसका मूवमेंट और इस पोर्शन का मूवमेंट बैलेंस करेंगे तब तो सेंटर मास यहाँ आएगा। और अब यह है नहीं, लेकिन हम तो मान के चलेंगे कि है अभी भी। तो अब मान लीजिए यहां से ये डिस्टेंस मान लेता हूं मैं x2, और इस डिस्टेंस को मान लेता हूं यहां से x1, जिसमें x1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी। अगर ये टोटल यहां से r है, ये r/4 है, तो ये आ जाएगा 3r/4, यूज कर लेंगे। बस अब आपका काम है, और इतने पोर्शन का मास मान लो m2, केवल m1 m2 फाइंड आउट कर लो। सिग्मा कैंसिल करना ये मेरा आदेश है, तो सिग्मा में कैलकुलेशन कर लो, उससे कोई फर्क पड़ना नहीं है। तो बताइए m1 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा सिग्मा इंटू एरिया। एरिया कितना आ जाएगा, πr²/16। बताइए m2 कितना आ जाएगा, सिग्मा इंटू एरिया। भाई इस वाले पोर्शन का एरिया है πr²/16, उसको किस में से घटा देंगे हम, πr² में से घटा देंगे, तो ये होगा πr²/16। तो बताइए m2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 15 सिग्मा πr²/16। ये m1 m2 की वैल्यू आ गई। एक चट से आंसर आएगा, दोनों के मूवमेंट को बैलेंस करा दो। इस पॉइंट के बाद जितना मूवमेंट इसका होगा उतना ही मूवमेंट इसका होगा। तो क्या लिख देंगे बेटा, m2 x2 बराबर m1 x1। m2 की वैल्यू मुझे पता है 15 सिग्मा πr²/16 इंटू x2। बताइए ये तो फाइंड आउट ही करना था, तो मैंने इसको x2 लिखा। m1 का मास कितना है बताइए, सिग्मा इंटू πr²/4 इंटू x1, ये डिस्टेंस कितनी है पहले मैं फाइंड आउट कर चुका हूँ, 3r/4, ये 3r/4। तो अब जरा कुछ कैंसिल कर दीजिए, πr² सिग्मा कैंसिल आउट होते हैं। x2 फाइंड आउट करना है आपको, तो 4 इंटू 4 इंटू 16 भी कैंसिल होते हैं। तो x2 की वैल्यू बताइए बेटा कितनी आ जाती है, ये आ जाती है 3r/15। 3r/15 होता है r/5। एक बेहतरीन क्वेश्चन, r/5 पे जाएगा इसका सेंटर मास, r/5 पर जाएगा इसका सेंटर मास। अब बताइए मूवमेंट को क्या करा देंगे, बैलेंस, क्योंकि इसका मूवमेंट इसके मूवमेंट के बराबर होगा। तो क्या इक्वेशन लिखेंगे बताइए हम, m1 x1 इक्वल टू m2 x2। अब m1 का मास कितना है बताइए, सिग्मा इंटू πr²/16 इंटू x1। x1 बताइए कितना दिया है, 3r/4। बताइए m2 का मास कितना है, 15 सिग्मा πr²/16 इंटू x2 आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है, ये दिया हुआ है। तो πr² सिग्मा जाता है, 16 से 16 जाता है, और बताइए x2 कितना निकल के आ गया बताइए,
3r/4 इंटू 15, तो यहाँ से आ जाता है ये r/20। एक बेहतरीन क्वेश्चन। तो इसका मतलब इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ से कितने डिस्टेंस पे चला गया बताइए बेटा, r/20 पे चला गया, r/20 पे चला गया। ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है रिमूव्ड वाले पोर्शन के सेंटर ऑफ मास निकालने का। एक क्वेश्चन आप इस पर और कर लीजिए, एक क्वेश्चन और कर लीजिए। जैसे मान लीजिए ये पोर्शन दिया हुआ है आपको, ये प्लेट है, ठीक है, ये प्लेट है, इतना पोर्शन, ये पोर्शन मान लीजिए ये इसका रेडियस था r, यहां से यहां तक कितना हो जाएगा बेटा, ये 2r, ठीक। और अब ये पोर्शन कट एंड रिमूव्ड, कट एंड रिमूव्ड। अब आपको इसका रिमेनिंग पोर्शन का मतलब इतने पोर्शन का सेंटर ऑफ मास लोकेट करना है। लोकेट द सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमेनिंग पोर्शन। अब देखो मैंने आपको इतना हिंट दे दिया है, इतना अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है कि आपको बचे हुए पोर्शन के न मास की जरूरत है, केवल सिग्मा का फैक्टर लेके चलो और एरिया, जिससे मास कैलकुलेट हो जाते हैं और सिग्मा आखिरी में कैंसिल आउट हो जाता है। तो कुछ भी नहीं सोचना होता है, ठीक है। तो तरीका वही अपनाएंगे कि अगर ये कंप्लीट होता तो सेंटर ऑफ मास जाता भैया यहां, सेंटर ऑफ मास जाता है यहां, ठीक है। अब ऑब्वियसली बचे हुए पोर्शन का अच्छा अब देखिए क्या होगा, ये जो पोर्शन है रिमूव किया है इसका सेंटर मास यहाँ कहीं होगा C1, और इस बचे हुए पोर्शन का सेंटर मास यहाँ कहीं होगा C2, क्योंकि यहाँ से जो सेंटर मास होगा ये होगा यहाँ मिड पॉइंट पे जाता और यहाँ पर सेंटर मास यहाँ होता। तो ये डिस्टेंस कितनी होती है मान लीजिए x1 मान लेते हैं, इसको कितना मान लेते हैं x2। तो x2 का मूवमेंट x1 के मूवमेंट को बैलेंस करेगा। तो यहाँ पर आप रखा हुआ मानेंगे m1 का मास और यहाँ पर रखा हुआ मानेंगे कितना, m2 का मास। अब आपको ये पता है कि ये जो पोर्शन होता है ये डिस्क होती है, डिस्क, ये डिस्क, ये जो डिस्क होती है इसका सेंटर मास होता कहाँ है ये आपको पता रहता है। यहां से कितना होता है बताइए, 4r/3π। ये वैल्यू बाद में पुट कर देना, इसको मैं a मान लेता हूं, 4r/3π, क्योंकि इस जगह से मुझे दूरी लिखनी पड़ेगी यहां से। तो ये दूरी मुझे कितनी लिखनी पड़ेगी बताइए, इसका रेडियस कितना हो जाएगा r, तो ये लिखी जाएगी r-a की वैल्यू ये मैं बाद में पुट कर दूंगा। तो मुझे डिस्टेंस यहां से चाहिए तो x1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइए, इस पॉइंट से चाहिए, यहां से नहीं चाहिए, मैं गलती कर गया, मुझे डिस्टेंस यहां से चाहिए क्यों, सेंटर मास तो r/2 पर होगा ना यहां से यहाँ पे। तो बताइए अगर ये यहां से r/2 होता, ये r/2 होता, r/2, तो ये डिस्टेंस चाहिए मुझे, ये डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बताइए, ये डिस्टेंस हो जाएगी r/2 - a। इसको मैं लास्ट में पुट कर दूंगा a की जगह। तो ये नहीं चाहिए मुझे, ये नहीं चाहिए, r/2 - a। तो x1 की जगह मैं कितना लिखना चाहूंगा बताइए, r/2 - a, क्योंकि ये जो दूरी है ये डिस्टेंस यहां से a है, क्योंकि जो ये जो रिमूव्ड पार्ट है इसका सेंटर मास यहां पर होगा जो इस पॉइंट से a के डिस्टेंस पर होता है। और a की वैल्यू मैंने कितनी मान ली है बेटा, 4r/3π, 4r/3π लिख लीजिए जरा, 4r/3π, ठीक है। अब कुछ नहीं, मूवमेंट बैलेंस कराने हैं, तो m1 x1 = m2 x2। m1 का मास कितना आएगा बताइए, सिग्मा इंटू इसका रेडियस कितना है बताइए, यहां से यहां तक r, तो ये आ जाएगा πr²/2, इसका मास ये हो जाएगा। x1 की वैल्यू आपने लिख रखी है यहां पर r/2 - a, ठीक है, इक्वल टू m2 का मास कितना होगा बताइए, इसको कैसे लिखेंगे, सिग्मा इंटू, अब बताइए इसका कंप्लीट का एरिया, कंप्लीट के एरिया में से ये एरिया घटा दीजिए, तो ये आ जाएगा r² - πr²/2, ये तो हो गया इसका मास, इंटू
सेंटर ऑफ मास का पोजीशन आपको निकालना है तो उसको आप x2 कह दो, x2। बेटा इसको आप सॉल्व कर लेना, ये मैं इतना होमवर्क में आपको दिए जा रहा हूं। सॉल्व फॉर x2, सॉल्व फॉर x2, ठीक है। तो ये कंसेप्ट मैंने कंप्लीट कर दिया है। अभी इसमें कुछ कॉन्सेप्ट और बाकी हैं और पीवाईक्यूज बाकी हैं, तो हम पूरे रिमेनिंग कॉन्सेप्ट प्लस पीवाईक्यू कंप्लीट करेंगे, क्योंकि यार हम पूरी फिजिक्स को बहुत ही बेसिक से और एक अच्छे खासे लेवल तक पहुंचेंगे। फिर एक पीवाईक्यू की सीरीज अलग लाएंगे, जेईई मेंस के लिए, नीट के लिए अलग लाएंगे और एडवांस के लिए अलग लाएंगे। लेकिन पहले हमें एक बेसिक फिजिक्स कैसे फील होती है ये मैं आपका कवर किए दे रहा हूं। ये मेरा मोटिव है कि पहले मैं इतना कवर कर दूं इसमें। चलिए फिर बाय।